यस ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था, क्यों? सही ना ये सब? यस सर। बहुत बढ़िया ओके। तो देखो इसके आगे की कहानी ये है कि हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ते हैं ऑफ द ब्रायोफाइट। क्या सर पीछे कुछ डायग्राम था जो पता नहीं अननोन था। क्या बेटा? सर पीछे कुछ डायग्राम अननोन था थोड़ा। ये सर वो साइड में जो है ऊपर, ये कैलियोट्रा। हाँ वो मैं बताऊंगा, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है ओके सी। अगर हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, यहाँ पे लाइफ साइकिल बहुत आसान है बेटा। हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल होती है, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, है ना। हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल है सारे ब्रायोफाइट्स में। अभी अगर हम लोग बात करते हैं लिवरवर्ट, इसमें क्लासिफिकेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मोसेस, करेक्ट है? यस सर। लिवरवर्ट के लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या है लिवरवर्ट में, हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल है, मतलब यहाँ दो प्रकार की जनरेशन आपको देखने को मिलती है। एक कौन सी बेटा? एक जनरेशन है उसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन, और दूसरी जनरेशन है उसे हम लोग कहते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो जब भी गैमेटोफिटिक जनरेशन को स्पोरोफिटिक जनरेशन में कन्वर्ट होना है तो यहाँ पे प्रोसेस होनी चाहिए सिनगैमी, हैप्लॉइड टू डिप्लॉइड बनने के लिए सिनगैमी है। और अगर स्पोरोफिटिक जनरेशन से, है ना, अगर गैमेटोफिटिक जनरेशन आनी है तो उसे हम लोग बेटा प्रोसेस कहते हैं मियोसिस। तो ये जो चीज होगी वो मियोसिस से होगी। तो हमने इसका एलैबोरेट मैकेनिज्म भी देखा था, है ना, इसका एलैबोरेट मैकेनिज्म भी देखा था। सो अंडरस्टैंड दिस वन। देखो मैंने कहा कि इन केस ऑफ द ब्रायोफाइट्स गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, इसीलिए हम लोग गैमेटोफाइट से शुरुआत करेंगे। देखो ये है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट प्रोथैलस है, थैलस जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और बेटा ये जो पोर्शन है यहाँ पे डेफिनेटली बेटा आपको दिखाई दे रहा है, गैमेटोफाइट के ऊपर आते हैं सेक्स ऑर्गन्स। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं एंथेरिडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं आर्किगोनियम। क्लियर है? मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं एंथेरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं आर्किगोनियम। एंथेरिडियम प्रोड्यूसेस मेल गमीट्स। मेल गमीट हमेशा बायफ्लैजेलेटेड होते हैं, ये लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मेल गमीट्स आर बायफ्लैजेलेटेड एंड हैप्लॉइड। और ये बना बेटा एंथेरिडियम में एक सेल। अब मैंने ये चीज आपको समझाई थी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन फ्लास्क शेप होता है, मेल सेक्स ऑर्गन रैकेट शेप होता है, सब चीजें बताई, बराबर। अब ये जो एक सेल मेल गैमीट है, डेफिनेटली ये केमिकल के बारे में मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था, के प्लस, प्रोटीन्स, मैलिक एसिड, ये सब रिलीज होगा और किस तरह से मूवमेंट होता है ना। अब देखो मेल गैमीट खुद से मूवमेंट करते हुए आते हैं तो मैं उसको जूडियोगैमी बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ उसे मैं? जूडियोगैमी। ठीक है, खुद से आते हैं, खुद से तैर के आते हैं, केमिकल की तरफ अट्रैक्ट होकर के खुद से आते हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमोटैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? केमोटैक्टिक मूवमेंट, करेक्ट है। अब बच्चों नोटिस करना कि एक सेल और मेल गैमेट, इनका यूनियन को हम लोग सिनगैमी कहेंगे, और जैसे सिनगैमी होगी हैप्लॉइड जनरेशन खत्म हो जाएगा और डिप्लॉइड जनरेशन की शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर? यस एवरीवन, बढ़िया। नाउ अब बेटा पहली स्टेज आई डिप्लॉइड जाइगोट। अब ये जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, एम्ब्रियो से बन जाता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ऐसा प्लांट है जिसके ऊपर, है ना, ऐसे ऑर्गन्स आते हैं जिनमें स्पोर्स बनते हैं, इसीलिए उसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, फूट, सीटे एंड कैप्सूल वाला, करेक्ट है? यस है ना, फूट, सीटे एंड कैप्सूल वाला। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों स्पोरेंजिया होगा कैप्सूल में। स्पोरेंजिया विल शो द स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजिया में होते हैं स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, और ये स्पोर मदर सेल शो करेंगे स्पोरिक मियोसिस।
ठीक है। जैसे स्पोरिक मेयोसिस होगा तो ऑब्वियसली बेटा है ना नेक्स्ट जनरेशन शुरू हो जाएगी, स्पोर्स बनेंगे, और स्पोर्स बनते ही बेटा हैप्लॉइड जनरेशन शुरू हो गई, डिप्लॉइड जनरेशन खत्म। अब ये स्पोर्स जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होंगे तो हमें फिर से नया गैमेटोफाइट मिलेगा। दिस इज व्हाट द हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मैंने पहले भी आपको समझाई है, और बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। आज हम जानते हैं कि स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बट अब यहाँ पे मुद्दा आता है कि गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो हुआ डायरेक्टली स्पोर से हुआ। यहाँ जो स्पोर से बेटा, ये जो स्पोर्स है, इन स्पोर से डायरेक्टली गैमेटोफाइट बना, इसीलिए इसको मैं डायरेक्ट जर्मिनेशन बोलता हूँ। स्पोर्स जमीन के ऊपर गिरेंगे, सबस्ट्रेटम के ऊपर गिरेंगे, और वहां पे बेटा डायरेक्टली आपको गैमेटोफाइट डेवलप होते हुए दिखाई देगा फ्रॉम स्पोर्स। तो इसको मैं डायरेक्ट जर्मिनेशन बोलता हूँ, जो कि लिवर वर्ट में आपको देखने को मिलता है। क्या आपको यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया? यस नाउ मोसिस में थोड़ा सा कुछ अलग होता है। क्या अलग होता है? लेट्स अंडरस्टैंड। मोसिस में इनडायरेक्ट जर्मिनेशन होता है प्यारे बच्चों। मोसिस में जो जर्मिनेशन होता है वो है इनडायरेक्ट जर्मिनेशन। नाउ व्हाट इज दिस इनडायरेक्ट जर्मिनेशन? इसमें क्या होता है कि जो स्पोर्स होते हैं ना, उनसे डायरेक्ट गैमेटोफाइट नहीं बनेगा। स्पोर जर्मिनेट होते हैं और उनसे ऐसे बेटा क्रीपी ग्रीन ब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम प्रोटोनेमा कहते हैं। ऑब्वियसली प्रोटोनेमा हैप्लॉइड होगा क्योंकि स्पोर से बना है। तो बेटा ये प्रोटोनेमा स्टेज आ गई। अब ये प्रोटोनेमा के जो फ्रैगमेंट्स है वो टूटते हैं, और इन फ्रैगमेंट से और प्रोटोनेमा बनते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ठीक है। प्राइमरी प्रोटोनेमा जो स्पोर से बना वो प्राइमरी प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा के टूटने से, बर्ड से, फ्रैगमेंट से, जिससे भी प्रोटोनेमा बने वो सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ठीक है। अब ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा जो होते हैं, इनके ऊपर लैटरल बर्ड्स आते हैं, ये देख सकते हो। ठीक है। या तो बेटा डायरेक्ट फ्रैगमेंट्स टूटेंगे, या तो बेटा बर्ड से, किसी भी चीज से हमें लीफी स्टेज मिलती है। क्या मिलेगी हमें? लीफी स्टेज। लीफी स्टेज आप समझते हो, जिसमें राइजोइड होंगे, लीफ लाइक एपेंडेजेस होंगे, एक्सिस होगा, जिसके ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप होता है। ठीक है। तो ऐसा गैमेटोफाइट लीफी स्टेज हमें मिलता है। तो क्या बेटा यहाँ स्पोर से डायरेक्ट गैमेटोफाइट मिला क्या? नो सर नहीं मिला। नहीं। बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आई, उसका नाम है प्रोटोनेमा। ठीक है। अच्छा बताओ, प्रोटोनेमा हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड होता है। प्रोटोनेमा इज ऑलवेज हैप्लॉइड। बहुत बढ़िया। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनेमा? कौन बता सकता है? बोलो, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनेमा में क्या डिफरेंस है प्यारे बच्चों? प्राइमरी प्रोटोनेमा स्पोर से बनते हैं, और सेकेंडरी वो बिल्कुल, एनी प्राइमरी प्रोटोनेमा प्रोटोनेमा का व्हिच फ्रैगमेंट डेवलप्स करके। फ्रॉम स्पोर्स। बराबर। सेकेंडरी प्रोटोनेमा अदर देन स्पोर्स, स्पोर्स के अलावा किसी भी दूसरे पार्ट से प्रोटोनेमा बने तो उसे मैं सेकेंडरी प्रोटोनेमा बोलता हूँ। इसी ये क्लियर है? बहुत बढ़िया। नाउ बच्चों, अगर मैं पूछूं कि ये जो इनडायरेक्ट जर्मिनेशन है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आपका आंसर क्या होगा? मोसेस में। ठीक है। बाकी लाइफ साइकिल सेम है, क्योंकि यहाँ लीफी स्टेज आती है। लीफी स्टेज सिर्फ आप यहाँ पे देखने को मिलती है, तो बाकी जो लाइफ साइकिल है दोनों की सेम है। इसीलिए ये जो चीज है नॉर्मल है बेटा, है ना, इसको मैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहता हूँ। आप अब पूछ सकते हो, कोई भी इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, पूछ लो। वैसे भी मैंने इसका प्राइमरी आपको कंसेप्ट बता चुका हूँ पहले के क्लासेस में। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो मैं बाकी कुछ चीजें अभी बताना शुरू करता हूँ। जैसे कि नंबर 1 चीज, ये जाइगोट कहाँ बनेगा? अब आंसर बहुत सिंपल है, जहां एक सेल है वही बनेगा। एक सेल कहाँ पे? सर आर्किगोनिया में। बहुत बढ़िया। मतलब आर्किगोनिया के विंटर में एक सेल है, इसका मतलब जाइगोट भी विंटर में होगा, इसका मतलब एम्ब्रियो भी विंटर में बनेगा, इसका मतलब स्पोरोफाइट वही बनेगा जहां विंटर है। करेक्ट है कि नहीं? अरे समझ में आया? एक सेल कहाँ है? आर्किगोनिया में। जाइगोट कहाँ बनेगा? आर्किगोनिया में। एम्ब्रियो कहाँ बनेगा? आर्किगोनिया में। स्पोरोफाइट का फूट कहाँ पे होगा? आर्किगोनिया में। इसका मतलब जब हम लोग ये चीज देखते हैं तो यहाँ पे तो विंटर था बेटा,
तो जब भी हम लोग स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट को देखेंगे, जब भी हम लोग स्पोरोफाइट, अब ये देखो ये तो स्पोरोफाइट है बेटा जो बना, बट स्पोरोफाइट तो आर्किगोनिया में ही बना। तो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है आर्किगोनिया की फॉर द स्पोरोफाइट, उसे हम लोग कहते हैं कैलिप्ट्रा, CALYPTRA। कैलिप्ट्रा क्या है? आर्किगोनिया का ही रिमेनेंट है जो कि डेवलपिंग स्पोरोफाइट को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, कौन बताएगा कैलिप्ट्रा क्या होता है? व्हाट इज कैलिप्ट्रा? सर रेमनेंट ऑफ आर्किगोनियम जो आर्किगोनिया, इसका काम क्या है? डेवलपिंग स्पोरोफाइट को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करना। बहुत सिंपल, क्लियर। सर हाँ बोलो। सर आपने हाँ। बोला था लास्ट क्लास में कि कोई केमिकल निकलता है जो स्पर्म को अट्रैक्ट करता है। हाँ सर तो उस केमिकल का कोई स्पेसिफिक तो? नेम है क्या? ये क्या है तेरे सामने लिखा हुआ है? तेरे नीचे यहाँ पे लिखा Yes, हुआ sir, है, got it, नोट्स में मैंने लिया लिखा है मैंने, है ना? यस सर, गॉट इट, थैंक यू। अब अलग अलग स्पीसीज के हिसाब से मैंने लिखा है। पोटेशियम कंटेनिंग केमिकल्स होते हैं, प्रोटीन्स कंटेनिंग होते हैं, मैलिक एसिड होता है ना? सो ये अट्रैक्टिंग केमिकल्स है। देखो कॉम्बिनेशन थोड़े थोड़े वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज। तो ये जनरलाइज्ड हमने लिख दिया, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत ही बेटा सिंपली अगर आपको कैलिप्ट्रा समझ में आ चुका है तो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस अभी सर। देखो मजेदार बात, ओके। अब यहाँ पे देखो ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। मतलब क्या बेटा? जब भी ब्रायोफाइट को देखोगे तो उनके जो स्पोर्स बनते हैं उन सबका साइज एक जैसा ही होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि सारे ब्रायोफाइट होमोस्पोरस है। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। सारे ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं। ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। एवरीवन क्लियर? यस ऑल सर। ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। अभी हम क्यों बोल रहे हैं ये आपको थोड़ी देर बाद में समझ में आएगा। बट देखो दे आर ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, दैट मींस दे प्रोड्यूस द सेम साइज ऑफ द स्पोर्स हमेशा, ठीक है। तो जब भी स्पोर बनेगा it will be of the same size of spore. यहाँ पे terminology all bryophytes are homosporous. Is it clear? Okay, now if a rhizoid, अब क्वेश्चन है, if a rhizoid consists of 24 chromosomes, ऐसा हमने क्वेश्चन देखा, if a rhizoid consists of 24 chromosomes, what will be the amount of chromosomes in zygote, in protonema and in calyptra? बता सकते हो आप लोग? If a rhizoid consists of, a plant है, गैमेटोफाइट है, उसके राइजोइड में अगर बेटा 24 क्रोमोसोम है, इसका मतलब बेटा हैप्लॉइड, क्योंकि राइजोइड हमेशा गैमेटोफाइट में होता है और गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉइड होता है, तो n इज इक्वल टू 24। समझ में आया? यस सर। कैसे सॉल्व होगा? n इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो अब आपको पता है जाइगोट हमेशा डिप्लॉयड होगा, प्रोटोनेमा हमेशा हैप्लॉइड होगा, और कैलिप्ट्रा कैसा होगा बेटा हमेशा? कौन बताएगा कैलिप्ट्रा कैसा होगा? कैलिप्ट्रा का प्लॉइडी क्या होगा? हैप्लॉइड ही होगा, क्योंकि वो भी आर्किगोनिया का पार्ट था। यस, सबको समझ में आया? सभी बच्चों को समझ में आया मैंने क्या क्या कहा? हाँ सर। है ना? अभी देखो, मतलब अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग आ जाए, गैमेटोफिटिक का पार्ट है तो हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट का पार्ट है तो डिप्लॉइड है, ये पक्का अगर हमें दिमाग में बैठ जाए तो ऐसे क्वेश्चन हम कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे फिर? अभी 48। जाइगोट में 48। प्रोटोनेमा में कितने होंगे? 48। 24। प्रोटोनेमा में कितने होंगे? 24। प्रोटोनेमा क्या है? हैप्लॉइड है, तो 24 होंगे। कैलिप्ट्रा में कितने होंगे? 24। बहुत बढ़िया। तो ये रहा तुम्हारा आंसर, 24, 48। जैसे कि अभी देखा यहाँ पे लिखा, स्पोर मदर सेल में कितने होंगे? 48, क्योंकि स्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड। 48। क्या पूछा गया? बिल्कुल। तो बेटा जैसे ही कोई भी चीज पूछी जाए तो आपको 100% पता होना चाहिए। हाँ सर पता है, दिस इज व्हाट। अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया, कैलिप्ट्रा इज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ द स्पोरोफाइट डेवलप्ड फ्रॉम द वेंटर ऑफ द आर्किगोनियम। करेक्ट है? तो जो भी स्टेराइल जैकेट होता है या वेंटर है आर्किगोनियम का, उसी से कैलिप्ट्रा बनता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ब्रायोफाइट का इतना पोर्शन क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अभी देखो लीवर वर्ट की एक बढ़िया चीज बताता हूँ।
लिवरवर्ट के केस में अब ये देखो स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम है मेरे प्यारे बच्चों, ये है स्पोरेंजियम। अब स्पोरेंजियम क्या चीज होती है भाई, जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। तो स्पोरेंजियम में देखो स्पोर तो बनेंगे, और ये है दिस इज द वॉल ऑफ द, है ना, कैप्सूल वॉल ऑफ दिस। स्पोरेंजिया मतलब कैप्सूल ही तो है जिसमें स्पोरेंजिया होता है। तो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया में स्पोर बनते हैं एंड इट हैज अ वॉल प्रोटेक्टेड बाय वॉल। अब क्वेश्चन आता है कि स्पोर्स का डिस्पर्सल कैसे होगा। जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा नीट में, तो आपको आंसर देना है सर उसमें इलेटर्स होते हैं, ऑप्शन सिलेक्ट करना है इलेटर्स। अब इलेटर्स क्या है, इलेटर्स ऐसे सेल होते हैं बच्चों जो इलोंगेटेड, यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे सेल, ये सारे इलोंगेटेड सेल जो दिखाए पर्पल कलर के बनाए मैंने, ऑल दीज आर द इलेटर्स। अब ये जो इलेटर्स होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइग्रोस्कोपिक, दे हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, है ना। अब इनमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की बढ़िया कैपेसिटी है, तो जब भी मॉइस्चर बढ़ जाता है ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और बेटा स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, इतने स्वेल होते हैं कि दे विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन द वॉल, एंड एज द वॉल रप्चर्स ड्यू टू दिस प्रेशर द स्पोर्स विल बी डिस्पर्स। आपको ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे, वो बोलेंगे लिवरवर्ट में स्पोर्स के डिस्पर्सल के लिए कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपका आंसर होगा इलेटर्स। इज इट क्लियर यस यस सर। एवरीवन? बहुत बढ़िया। यस सर। क्यों बेटा, क्या क्या खासियत है उनके पास? दे आर हाइग्रोस्कोपिक हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम दैट। बस absorb इनमें moisture. वाटर एब्जॉर्ब, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नाउ अगर यही क्वेश्चन वो हॉर्नवर्ड के बारे में पूछे तो तब उनको हम लोग स्यूडो इलेटर्स बोलते हैं। हॉर्नवर्ड्स में क्या बोलते हैं उनको? स्यूडो इलेटर्स। ये क्या चीज है भाई? स्यूडो इलेटर्स मतलब इनका थोड़ा फॉर्मेशन अलग ढंग से होता है, अदरवाइज फंक्शन वो इलेटर जैसा ही करते हैं, इसलिए उनको हम लोग बट ज्यादा करके हॉर्नवर्ड के बारे में पूछते ही नहीं है, तो मैं तो बता देता हूँ। अब आता है बेटा मॉसेस में क्या होगा। देखो मॉसेस में हमारी एनसीईआरटी एक बहुत ही सुंदर सा पॉइंट बोलती है, वो कहती है कि मॉसेस में जो स्पोरोफाइट है आर मोर एलैबोरेट देन द स्पोरोफाइट ऑफ द लिवरवर्ट। मतलब क्या कि लिवरवर्ट में जो स्पोरोफाइट होता है बड़ा ही सिंपल है भाई, मॉसेस का स्पोरोफाइट वेल डेवलप्ड है, बहुत ही जबरदस्त उसके स्ट्रक्चर्स है, और तो और वो ग्रीन होता है। अरे ग्रीन होता है भाई, ग्रीन होता है इसीलिए उसको हम सेमी पैरासिटिक कहते हैं। तो ग्रीन होता है तो खुद का खाना खुद बनाता है, बट वाटर और मिनरल के लिए गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये डिपेंड है फॉर द वाटर बट प्रिपेयर ओन फूड, इसीलिए उसको हम सेमी पैरासाइट बोलते हैं। मिनरल्स और वाटर वो हमेशा बेटा है ना गैमेटोफाइट से ही लेता है। सो तो नाउ इसीलिए उसको डेफिनेटली पार्शियली डिपेंडेंट बोलते हैं। हाँ, इसीलिए उसको पार्शियली डिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है, या सेमी पैरासिटिक का मतलब ही पार्शियली डिपेंडेंट है, ठीक है ना। देखो अब जब भी हम स्पोरोफाइट का देखो एलैबोरेट मतलब क्या भाई, तो हमें स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल है उसको पढ़ेंगे, उसमें आपको 3 इंपॉर्टेंट पार्ट देखने को मिलेंगे। एक है बच्चों थीका जिसमें स्पोरेंजिया स्पोर्स होंगे, एक है ओपरकुलम जो इनको प्रोटेक्ट करेगा कवर करेगा, और एक है एपोफाइसिस जो बेस में है। सो लेट्स सी दिस स्ट्रक्चर। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। तो बेटा आपके सामने एक स्ट्रक्चर है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो ओपरकुलम जो सबसे ऊपर की टोपी है कैप, अब ये ओपरकुलम अटैच है बेटा थीका से बाय एनुलस। एनुलस जैसे सेल्स होते हैं, पिंक कलर का मैंने बनाया है ना, ये जो होते हैं इनसे ये कनेक्टेड है। इनके भी नीचे अगर आप सही ढंग से देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा बेटा यहाँ पे ये जो चीज है, यू कैन सी दिस वन, ये जो दिखाई दे रहे 2 लेयर आपको, इनको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टोमियल टिथ। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इनको? पेरिस्टोमियल टिथ। अगर ये बराबर से दिख नहीं रहा तो मैं फिर से लिखता हूँ, ठीक है, जस्ट आई विल राइट डाउन अगेन, है ना। ये जो दिखाई दे रहे ब्लू कलर के मैंने बना के रखे हैं, दैट इज व्हाट द सर आप वो पेरिस्टोमियल इनको टीथ हम को लोग वापस बोलते हैं, लोकेट कर सकते हैं? हाँ ये है ना, ये देखो ये यहाँ पे है, मैं इसको आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यस, कैन यू सी दिस ऑरेंज कलर?
आपको दिखाई दे रहा है ये yes sir, ऑरेंज thank कलर, you. ये वाला, ठीक है। तो ये जो है डेफिनेटली बेटा, इनको हम लोग पेरिस्टोमियल टीथ कहते हैं। ये कितने होते हैं? अपर लेयर इज ऑफ द 16 एंड लोअर लेयर ऑफ द 16, मतलब टोटल कितने हो गए बेटा? 32। 32. इट इज नॉट 16 डिवाइडेड बाय 16 नहीं है ये, ऊपर 16 नीचे 16, 32 दांत है भाई, समझ रहे हो क्या? Yes है ना? sir. अपर लेयर ऑफ द 16, लोअर लेयर ऑफ द 16, सो द टोटल नंबर ऑफ दिस इज व्हाट? 32। इनको हम लोग पेरिस्टोमियल टीथ बोलते हैं। तो ये हो गया एनुलस, ओपेरकुलम और पेरिस्टोमियल अपर कोटिंग हो गया। अब आते हैं बेटा हम लोग बात करते हैं थीका के बारे में। थीका एक ऐसी जगह है जिसमें बहुत सारे अरेंजमेंट्स है। जो बीच में कॉलम होता है, ये जो कॉलम आपको दिखाया जा रहा है, दिस इज, ठीक है, ये जो है रॉड जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉल्यूमेला, सो कॉलम। अब इसी कॉलम के आजू बाजू में स्पोरेंजिया अरेंज्ड है, और इन ना थीका के अंदर, और इनमें होते हैं बहुत सारे स्पोर्स, ठीक है। तो थीका एक ऐसा एरिया है जहाँ स्पोरेंजिया चेंबर होंगे और जिनमें स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। उसके नीचे साइड में आप ये ग्रीन स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, इसको बोलते बेटा हम लोग एपोफाइसिस, यस। और एपोफाइसिस इज ग्रीन, उसमें बेटा इवन स्टोमेटा पाए जाते हैं फॉर द गैसीय सेक्शन, जैसे लीफ में पाए जाते हैं। उसके सेल्स में बेटा क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट जो कि बेटा फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है, ऑर्गेनल है, ठीक है। तो स्टोमेटा, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीजें इनमें देखने को मिलती है। तो बेटा ये एंटायर स्ट्रक्चर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपके सामने है। नाउ इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। होता क्या है कि एनुलस जो है, एनुलस, इसके तरफ ध्यान देना। एनुलस जब भी बेटा ड्राई हो जाएगा, है ना, वो रप्चर हो जाता है, और जैसे बेटा एनुलस रप्चर हो जाएगा तो ओपेरकुलम जो टोपी है वो उड़ जाएगी, हट जाएगा, कैप विल बी रिमूव्ड। So as the cap will be removed, the peristomial teeth will come in contact with the water. Now, peristomial teeth are hygroscopic in nature, like elaters. जैसे elaters थे वैसे ही peristomial teeth है जो hygroscopic है, ठीक है। अब बेटा वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, स्वेल होते हैं, श्रिंक होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, और इसके वजह से तो नीचे चेम्बर दिए गए हैं स्पोरेंजिया के, वो बेटा है ना रप्चर हो जाएंगे, एंड रप्चर होंगे तो बेटा स्पोर्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। आपको तो बस एक क्वेश्चन पूछेंगे बेटा वो नीट में, लिवर वर्ट में स्पोर के डिस्पर्सल के लिए कौन से सेल रेस्पॉन्सिबल है? आपका आंसर होगा इलेटर्स। बट यही क्वेश्चन बेटा जब मोसिस के लिए डायरेक्ट करके पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा पेरिस्टोमियल टिथ। क्लियर है? यस है ना? नीट में क्या क्वेश्चन आएगा आपको मैं बता रहा हूँ, एक इलेटर का, दूसरा पेरिस्टोमियल टिथ का, ठीक है ना, है ना। नाउ ये सेमी पैरासिटिक क्यों है, स्टोमेटा भी है कि नहीं, क्लोरोप्लास्ट भी है कि नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको बिल्कुल बढ़िया से दिखाई दे रही है। तो क्या ये बिल्कुल बेटा मतलब अगर हम कंपेयर करते हैं लीवर वर्ट के स्पोरोफाइट के साथ, तो बिल्कुल बेटा ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वेल डेवलप्ड है और ग्रीन भी है, ठीक है। सो हाँ पूछो पीयू, कुछ पूछना चाहते हो? सर रप्चर मतलब गायब हो जाना? रप्चर मतलब गायब नहीं होता, डिसअपियर मतलब गायब होता है, रप्चर मतलब फूट जाना, सर कहीं से क्रैक हो जाना, समझ रहे हो? हाँ सर हाँ सर इसमें इलेटर्स नहीं होते? क्या? वो इलेटर्स नहीं होते इसमें? अरे इलेटर्स नहीं होते यार इसमें, इलेटर्स होते तो इलेटर्स लिखते ना, इसमें इलेटर्स की जरूरत नहीं है। डन? यस यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो जब भी हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं मर्केंशिया में, ठीक है, ये एक है जो नीट में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि जब भी हम लोग यहाँ देखेंगे तो इस तरह से ग्रीन स्ट्रक्चर है बेटा, एक थैलस है, थैलस में गेमी कप्स पाए जाते हैं, दिस आर द गेमी कप, ठीक है। ये गेमी कप असेक्सुअल स्ट्रक्चर्स है, माइटोसिस से बनते हैं, हैप्लॉइड होंगे यार, गेमी कप भी हैप्लॉइड होंगे,
क्योंकि बने ही गैमेटोफाइट के ऊपर है, ठीक है। तो गैमी कप्स आर हैप्लॉइड। अब ये सब चीजें खुद से समझनी पड़ती है। अभी देखो आराम से कोई भी आपको समझ में आना चाहिए ना कि गैमेटोफाइट के ऊपर बना है, माइटोसिस से बनेगा, ठीक है, तो हैप्लॉइड ही बनेगा, तो गैमी कप्स आर हैप्लॉइड। नाउ अगर हमने यहाँ देखो, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान देना, मैंने गेमी कप को बाहर निकाला, ठीक है, ये देखो, तो गेमी कप भी ग्रीन ही होते हैं, मतलब अगर वो बाहर भी है तब भी बेटा वो खुद का खाना बना सकते हैं। सो दीज आर द गेमी कप, ठीक है। नाउ इन गेमी कप के अंदर आपको ग्रीन स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, ये वाले, इनको हम लोग बोलते हैं गेमी। सो दिस इज द गेमी। बहुत सारे होते हैं बेटा, 20, 40 कितने भी गेमी हो सकते हैं इनसाइड द गेमी कप। अब होता क्या है, जैसे ही बेटा ये तो टूट गया, और जैसे ये टूट जाता है ये डिजनरेट हो जाएगा कप, तो ये सारे गेमी बाहर पड़ जाते हैं। तो गेमी जब जमीन में आएंगे, सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में आते हैं, तो एक गेमी से दो दो थैलस बनते हैं, क्योंकि इसमें दो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। तो दो ग्रोइंग पॉइंट की वजह से बेटा यहाँ पे एक गेमी से दो थैलस बन सकते हैं, समझ रहे हो। तो बेटा एक क्वेश्चन आया था, मतलब यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया, वन गेमी से कितने मिल सकते हैं बच्चों, दो थैलस बन सकते हैं, ठीक है। अब एक ऐसा क्वेश्चन था, कितना आसान है, देखो, इफ ए गेमी कप हैव 32 गेमी, सो हाउ मेनी थैलस कैन बी प्रोड्यूस मैक्सिमम, बताओ। 64 आंसर क्या हो जाएगा। अब ये 64 क्यों आया, इसका कारण मैंने पहले ही बता के रखा है, बिकॉज ईच गेमी हैज अ 2 growing points, so one gamete can give maximum 2 thallus, so possible है मैक्सिमम बेटा 32 से 64 थैलस हमें बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। इज इट क्लियर, हो गया, Yes. ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में जो जो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए थे, लास्ट और अभी के क्लास में मिला करके मैंने सारे ही पॉइंट, इवन कैलिप्ट्रा और सारी बातें मैंने आपको समझाई है। बेटा क्या हम लोगों ने लास्ट क्लास में सिग्निफिकेंस पढ़े थे क्या ब्रायोफाइट के? नाइस। नहीं, तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, है ना। तो यहाँ पे आते हैं बच्चों, ओहो किधर गया रे बाबा, यहाँ आते हैं। सो देखो बच्चों, हम लोग अगर यहाँ पे सिग्निफिकेंस देखना चाहते हैं ऑफ द ब्रायोफाइट्स, तो हमें थोड़ा सा बैक स्लाइड्स पे जाना पड़ेगा। यस, एंड मूव हियर, ओके हियर। सो नाउ सी, यहाँ पे बेटा एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि क्या सिग्निफिकेंस है। तो हमारी एनसीईआरटी एक बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट लिखती है, आप हमेशा याद रखना। ब्रायोफाइट्स आर ऑफ वेरी लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मतलब उनका उतना इकोनॉमिक कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, बट ऑफ द ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकली बहुत जरूरी है, ये तो समझ रहे हो, ऐसा स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मिलेगा, ठीक है। इकोलॉजिकली वेरी ग्रेट इंपॉर्टेंस, बट इकोनॉमिकली अपने को उतना फायदा नहीं। तो चलो क्या क्या पॉइंट है। सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर द हर्बेशियस मैमल्स एंड बर्ड्स, तो ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो गया, इकोलॉजी है ना, एनवायरमेंटल साइंस। तो बेटा देखो मैमल्स और बर्ड्स को देखो यार खाना मिल रहा है यार, फूड चेन वहां से बन रही है, तो ये एक फायदा है। एक और है, ये इकोनॉमिक बेनिफिट है। देखो स्पैग्नम नाम का स्पीसीज है मॉस का, मॉस, ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, पीट, इसको हम लोग बोलते हैं बॉग पीट। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम लोग, बॉग पीट। तो बॉग पीट क्या होता है, जैसे हमारे इधर कोयला आता है, कोयला हम लोग कोयला बोलते हैं, कोळसा, ठीक है। तो ये जो कोयला है ऑब्वियसली कोल है ना, इसका क्या यूज करते हैं हम, we use it as a fuel, एज अ फ्यूल। तो बेटा ये भी हाइड्रोकार्बन्स है, also it is also used है। तो ये हो गया एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। एक और है, पहले के जमाने में जैसे इतना रेफ्रिजरेटर और ये सब नहीं यूज करता था, तो ट्रांसशिपमेंट होता था, मतलब बड़े बड़े जहाजों में जब लीविंग जैसे फ्लावर्स है, टोमेटोज है, फिशेस है, इनको कैरी किया जाता था, तो ऐसे बॉक्सेस बनाते थे जिनके आजू बाजू में हम लोग स्पैग्नम की थप्पियां लगा देते थे, ठीक है, बॉकपीट की। तो ये जो बॉकपीट है ना, इसमें वाटर होल्ड करने की जबरदस्त कैपेसिटी होती है, तो बाजू बाजू में जो भी बॉकपीट लगाया है वो वाटर होल्ड करके रखता था। तो ये जो भी लिविंग स्टॉक है उसको ड्राई होने से, डेइस होने से, है ना, डेसिकेट होने से बचा जा सकता था और ज्यादा से ज्यादा दिनों तक टिकाया जा सकता था। तो बेटा ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। उन्होंने क्या पूछा है,
कि why they are used for the transshipment of living material, ये उन्होंने पूछा। तो आंसर बड़ा सिंपल है, बिकॉज आपके सामने आंसर है, अंडरलाइन किया मैंने, क्या है, बिकॉज दे हैव Because they has water holding used to capacity. hold water. बढ़िया वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इसीलिए उनको हम पैकेजिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन देखो, आप समझ रहे हो, नीट का लेवल समझो, नीट क्या पूछ सकता है, कुछ भी जो एनसीईआरटी में है, कुछ भी। यस और नो? सो बी केयरफुल अबाउट। और एक पॉइंट है, देखो, एक होता है सक्सेशन का कंसेप्ट। सक्सेशन का क्या मतलब है, कोई भी जहां पे बेयर लैंड है, अगर बेयर लैंड को आप बिना ऐसे डिस्टर्ब कर रखो तो एक दिन हजारों सालों बाद में वहां पे एक जंगल आपको देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट। इसका मतलब बेटा वहां पे पेड़ पौधे ग्रो होंगे, बड़े बड़े पेड़ पौधे ग्रो होंगे, बहुत बड़े बड़े, बट शुरुआत कहीं ना कहीं तो होगी। अभी शुरुआत कौन करते हैं, कौन से प्लांट्स हैं? तो आंसर आता है बेटा मॉसेस अलोंग विद द लाइकेन्स। ये बात हमेशा याद रखना। लाइकेन तो अल्गल और फंगस का एसोसिएशन है, जो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ते हो, और मॉसेस यहाँ पे है, आपको पता है। तो मॉसेस और लाइकेन्स हमेशा पहला कदम रखते हैं, इसीलिए हम इनको पायोनियर स्पीसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Pioneer species. Pioneer species. बहुत बढ़िया। So all of them are called as what the pioneer species. And डिकम्पोज करेंगे पहले रॉक्स को, है ना, और उसमें वहां पे थोड़ा थोड़ा सॉइल बना देंगे, और धीरे धीरे यहाँ पे प्लांट ग्रो हो सके ऐसी वहां पे वो कंडीशन डेवलप करा देंगे। इसी को हम लोग इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं या प्लांट सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, इजी। तो मॉसेस आर द पायोनियर स्पीसीज इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये भी कैसा यूज है बेटा, कैसा इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक के कि इकोलॉजिकल है? Ecological. बहुत बढ़िया। नाउ देयर इज अ फोर्थ वन, ये भी इकोलॉजिकल है। सिंस मॉसेस फॉर्म द डेंस मैट्स ऑन द सॉइल, तो यहाँ पे देख सकते हो सॉइल के ऊपर भयंकर मैट बना दी इसने, चटाई बिछा दी। ठीक है, तो इतना ग्रिप पकड़ते हैं सब, क्योंकि ये ज्यादा रूट्स इनके अंदर जाते नहीं, तो ऊपर ऊपर की जितने भी सॉइल है उसको जकड़ लेते हैं। तो बेटा सॉइल इरोजन को ये प्रिवेंट करेंगे, तो ये भी एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। तो ये चार चीजें आपकी एनसीईआरटी में, 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं। बिल्कुल ये बहुत आसान है, बट स्टेटमेंट क्या है रे? स्टेटमेंट क्या है? लेस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट ग्रेट इकोलॉजिकल important. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सुंदर। चलो हो गया। दिस वाज द थिंग, ये बहुत ही बढ़िया चीज है। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट द ब्रायोफाइट आर। चलो, ब्रायोफाइट कैसे होते हैं? ऑल ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ब्रायोफाइट का पिक्यूलियर फीचर बताओ, ऐसा जो सिर्फ ब्रायोफाइट में देखने को मिलता है, बाकी किसी दूसरे प्लांट्स में नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? They are all homo. नहीं, होमोस्पोरस नेचर तो नहीं है। मैंने कहा कि वो दे ऑल आर होमोस्पोरस। उसका पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? Sir, rhizoid. इसका पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ये है मेरे प्यारे बच्चों कि द गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, एंड स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। ठीक है, ये है, ये चीज आपको ना एल्गी में मिलेगी, ना टेरिडोफाइट में मिलेगी, ना जिम्नोस्पर्म में, ना एंजियोस्पर्म में। दिस इज ओनली इन द ब्रायोफाइट। तो जब भी आपको पूछा है क्वेश्चन व्हाट इज द पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ब्रायोफाइट, तो आपका आंसर होना चाहिए गैमेटोफाइट डोमिनेंट, इंडिपेंडेंट, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट, रिसेसिव। दिस इज द पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर टेरिडोफाइट में क्या होता है? अगर ब्रायोफाइट में ये हो रहा है तो टेरिडोफाइट में क्या होता है? तो बड़ा ही सिंपल आंसर है इसका। टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट बोथ आर इंडिपेंडेंट, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता, कोई किसी के ऊपर ग्रो नहीं होता। बोथ आर ग्रीन, बोथ आर फोटोसिंथेटिक। अरे कमाल हो गया ये तो बताओ बेटा टेरिडोफाइट का पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो यही है, टेरिडोफाइट एक ऐसा एकमात्र ग्रुप है जिनमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों ग्रीन होते हैं,
दोनों फोटोसिंथेटिक होते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। यस यस। Yes, sir. तो अभी हम लोग डेफिनेटली क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टेरिडोफाइट्स। सी, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं तो टेरिडोफाइट का सबसे पहला पॉइंट है कि उसमें भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है बच्चों। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है मेरे प्यारे बच्चों। बट मैं उसको कैसे लिखूंगा पता है? मैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लिखने की बजाय मैं उसको लिख देता हूँ, अरे भाई उसको मैं लिखूंगा ऐसा। क्यों लिखा होगा बताओ? टू अंडरस्टैंड इट। क्यों? मुझे समझना है। यहाँ पे होता क्या है प्रॉब्लम, कि यहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज में है। ठीक है, यहाँ स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज में है प्यारे बच्चों। ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज में था। ठीक है, तो डोमिनेंट फेज इज द स्पोरोफाइट। डोमिनेंट फेज बच्चों स्पोरोफाइट है। क्यों? क्योंकि इसके स्पोरोफाइट में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स देखने को मिलते हैं। ये पहले टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट्स है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, गैमेटोफाइट इज Sir, कॉल्ड प्रोथैलस। यहाँ पे गैमेटोफाइट को प्रोथैलस बोलते हैं, थैलस भी नहीं बोलते। हाँ बोलिए। sir, but आपने बोला था कि गैमेटोफाइट भी डोमिनेंट है ना टेरिडोफाइटा में? आप नहीं, इंडिपेंडेंट बोला है। बोथ आर इंडिपेंडेंट, बोथ आर ग्रीन, बोथ आर फोटोसिंथेटिक, बट गैमेटोफाइट इज क्वाइट रिड्यूस्ड एज कंपेयर्ड टू द ब्रायोफाइट। इसीलिए यहाँ पे हम गैमेटोफाइट को प्रोथैलस बोलते हैं। हम गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। थैलस नहीं बोलते, बिकॉज इट इज स्मॉल, इनकॉन्स्पिक्यूअस, छोटा है। ठीक है, इट्स वेरी स्मॉल, सो गैमेटोफाइट इज कॉल्ड प्रोथैलस। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूं, कौन से ग्रुप में गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहा जाता है? Pteridophyte. टेरिडोफाइट का। दूसरा एक क्वेश्चन, टेरिडोफाइट में डोमिनेंट कौन है, स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट? Sporophyte. 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 But the problem is both are green and independent. दोनों ही ग्रीन है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। Both are green and both are independent. कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये क्लियर है? नाउ देखो, जब भी हम स्पोरोफाइट के बारे में बात करेंगे तो स्पोरोफाइट वो प्लांट बॉडी है जो स्पोर प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब हम बात करेंगे स्पोरेंजिया के बारे में। तो व्हाट इज स्पोरेंजिया? स्पोरेंजिया इज द स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। तो फिर क्वेश्चन आता है, सर स्पोरेंजिया कहाँ होते हैं? तो हम बोलते हैं स्पोरेंजिया होते हैं लीव्स के ऊपर। तो फिल मतलब लीफ, तो बेटा स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ को हम लोग स्पोरोफिल बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी समझ लो। प्लांट का नाम है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के लीव्स को हम स्पोरोफिल बोल रहे हैं, क्योंकि स्पोरोफिल के ऊपर क्या डेवलप होता है बेटा? स्पोरेंजिया। आगे समझ में आती बात? यस Yes, sir. अच्छा, मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को क्या बोलते हैं? Sporangium. Sporangia. स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया वेयर दे आर प्रोड्यूस? In sporophyte. Sporophyll. स्पोरेंजिया कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? वेयर दे प्रोड्यूस? दे आर Sporophyte. ऑन द लीव्स। दे आर ऑन द लीव्स। तो फिर उन लीव्स को मैं क्या बोलूंगा? Sporophyll. What I will tell? Sporophyll. Okay, so all these sporophylls are present on the sporophyte. Phyte मतलब plant, phyll मतलब leaf, angia is an organ. Is it clear? सबको समझ में आता Yes, है? sir. है ना? Yes, sir. So, अब बात करते हैं गैमेटोफाइट के बारे में। गैमेटोफाइट जो है गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब गैमेटोफाइट के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं बेटा सेक्स ऑर्गन्स। इसके सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं? वो भी मल्टी सेलुलर है, जैकेटेड है, जैसे ब्रायोफाइट में थे वैसे ही है। ठीक है ना? मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? एंथ्रेडियम। सेम टू सेम। एंथ्रेडियम में क्या होता है? एंथ्रोजॉइड बनते हैं, मतलब मेल गैमेट।
मेल गैमेट कैसे होते हैं? स्पाइरल शेप्ड एंड मल्टीफ्लैजेलेटेड, ये स्ट्रक्चर है। ब्रायोफाइट में कैसा था रे मेल गैमेट? बाइफ्लैजिलेटेड। ब्रायोफाइट का Biflagellated. बायफ्लैजेलेटेड, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, तो डिफरेंस देख लो, यहाँ पे मेल गैमेट मल्टीफ्लैजेलेटेड है और स्पाइरल शेप्ड है। ओके, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? आर्किगोनियम कहते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एज आर्किगोनियम। इट इज अ फ्लैश शेप स्ट्रक्चर, ये भी पढ़ा आपने। क्या क्या होता है रे फ्लैश शेप स्ट्रक्चर में? नेक, कवर सेल, वेंटर, एग सेल, वेंटर कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल। आप एक चीज बता सकते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आर्किगोनिया ऑफ ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट? डिफरेंस बताओ बस। सर यहाँ पे 2 नेक सेल्स है, नेक कैमल सेल। बस, नेक कैनल सेल जो है वो एक ही होता है। मैंने तो 1 to 2 लिखा है, बट वन ओनली, एक ही नेक कैनल सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक कैनल सेल, एक ही नेक कैनल सेल होता है, ये डिफरेंस है। वहां पे 4 to 6 होते हैं, बराबर है? पक्का? यस सर। हाँ समझ गए? सर। यही इतना डिफरेंस। अभी देखो मेल जो है सेक्स ऑर्गन रैकेट शेप, बिल्कुल वैसा सही है, मिड शेप दिख रहा है ना। उसके अंदर एंड्रोसाइट मदर सेल्स, मतलब मेल गैमेट के मदर सेल्स बनते हैं, और उनसे बेटा मेल गैमेट बनते हैं जो कि स्पाइरल शेप्ड और मल्टीफ्लैजेलेटेड है। तो डिफरेंसेस हमें याद रखने, मेल गैमेट, बायफ्लैजेलेटेड, मेल गैमेट, ये डिफरेंस है। ठीक है, 4 to 6 नेक कैनल सेल एंड 1 नेक कैनल सेल, ये डिफरेंस है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, याद की क्या बात है। जैसे ऑप्शन दिखेगा याद आ जाएगा, अरे ये पढ़ा है। ठीक है, हाँ पूछ लो पीयू, क्या पूछना चाहती हो? सर ये रैकेट शेप वाला वो मेल सेक्स ऑर्गन है। क्या सुना हेलो नहीं दिया? सर, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ सर मैं पूछ रही हूँ, हाँ, ये six, रैकेट शेप वाला मेल सेक्स ऑर्गन है। हाँ, ये ए बी लिखा है ना, ये ए है बेटा, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ए बी। समझ रहे हो? हाँ, अनिल पूछो। सर ब्रायोफाइट में वो मेल गैमीट में आपने वो रैकेट शेप चीज को एंथेरोजॉइड मदर सेल लिखा है, और सर या एंड्रोसाइट लिखा है, सो डज हाँ, दैट मीन यस दोनों सेम यस, है? बिल्कुल, इट्स ओके सर। मीन सेम, इट्स मीन सेम। ओके, एंड्रोसाइट्स का मतलब है कि जो एंड्रोजेनिक सेल्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर है। एग्जैक्टली नाउ एक और पॉइंट मैं अभी ऐड कर रहा हूँ जो आगे काम आएगा कभी। देखो बेसिक चीज है कि जब भी स्पोरेंजिया बनते हैं ना लीफ के ऊपर, whenever there is a development of the sporangia, खास करके ये एंजियोस्पर्म में 12th में आपको काम आएगा टर्मिनोलॉजी, अभी बेसिक मैं बता के रखा हूँ। देखो जब भी स्पोरेंजिया बनते हैं तो या तो वो 3-4 सेल से शुरुआत होती है और बन जाते हैं, पूरी टीम मिला करके बनाएगी 4 सेल की, 5 सेल की, या तो बेटा स्पोरेंजिया बनते हैं सिंगल सेल से, एक सिंगल सेल से स्पोरेंजिया बन गया। तो जब भी ऐसा होगा यूस्पोरेंजिएट कंडीशन मतलब क्या? यूस्पोरेंजिएट का मतलब है व्हेन द स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम मोर देन वन इनिशियल सेल। याद रखो ये, मोर देन वन इनिशियल सेल मतलब एक से ज्यादा इनिशियल सेल से जब भी स्पोरेंजिया बनते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बच्चों यूस्पोरेंजिएट कंडीशन। लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन क्या है? इसमें बहुत सिंपल है, स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम द सिंगल इनिशियल सेल। एक सिंगल इनिशियल सेल से जब भी बेटा स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं तो इसको हम लोग लेप्टोस्पोरेंजिएट कंडीशन कहते हैं। अभी टेरिडोफाइट जैसी जो है इनमें स्पोरोफाइट में एक सिंगल स्पोरेंजिया पाया जाता है, इसलिए एक सिंगल सेल से बनते हैं तो वो मोस्टली लेप्टोस्पोरेंजिएट होते हैं। ये जनरलाइजेशन, ठीक है। सो व्हाट इज द यूस्पोरेंजिएट? whenever the sporangia develops from more than one initial cell तो उसको हम लोग यूस्पोरेंजिएट कंडीशन कहेंगे। What is leptosporangiate? When the sporangia develop from a single initial cell, एक सेल ने शुरुआत की उससे बन गया स्पोरेंजिया। ठीक है, वो डिवाइड होगा, रीडिवाइड होगा,
और एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर बना देगा, तो उसको बोलते हैं बेटा हम लोग लेप्टोस्पोरेंशिएट कंडीशन। इज इट क्लियर? यस एवरीवन, ठीक है। तो ये बेसिक है, अभी इसको यहाँ पे रहने दो, ये बेसिक है, ठीक है, आगे काम आएगा। नाउ टॉक अबाउट द मेन पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पे आते बेटा स्पोरोफाइट जो होते हैं, मतलब जो रूट है, स्टेम है, लीफ है, यहाँ पे पाए जाते बेटा जाइलम और फ्लोएम। ये बड़ी अच्छी स्पेशलिटी है इनकी। तो स्पोरोफाइट्स हैव अ जाइलम एंड फ्लोएम। स्पोरोफाइट में क्या मिलता है? जाइलम है, फ्लोएम है। अभी देखो, अगर आपने 9th या 10th में जाइलम के बारे में पढ़ा होगा शायद से, तो जाइलम में 4 एलिमेंट होते हैं, पता है? वेसल्स, ट्रकीड्स, है ना, Yes, sir. फ्लोएम, And जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम fibers. फाइबर्स, ऐसे। तो यहाँ पे टेरिडोफाइट में वेसल्स नहीं होते, डू नॉट हैव वेसल्स, ओनली ट्रकीड्स आर प्रेजेंट। ये क्वेश्चंस आते हैं। फ्लोएम में भी बेटा 4 एलिमेंट पाए जाते हैं, सीव ट्यूब्स और सीव कंपेनियन सेल्स पाए जाते हैं। बट यहाँ पे बेटा ना सीव ट्यूब होता है ना कंपेनियन सेल होता है, सिंपली दे हैव द सीव सेल, दे हैव द सीव सेल। सो दैट इज वेरी सिंपल। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या स्पोरोफाइट के जाइलम में, मतलब टेरिडोफाइट के जाइलम में वेसल्स पाए जाते हैं क्या? नो no, No, sir. नो, दे हैव ओनली ट्रकीड्स। क्या बेटा उनके फ्लोएम में कंपेनियन सेल होते हैं क्या? नहीं No, आंसर इज sir. नो। क्या उनमें सीव ट्यूब्स होते हैं क्या? नहीं आंसर No, इज sir. नो। सो व्हाट दे हैव देन? दे हैव ओनली सीव Sieve सेल। cell. सीव सेल। ठीक है, बहुत बढ़िया, डन। इट्स वेरी सिंपल। नाउ अब सबसे मजेदार बात कि बेटा कभी गैमेटोफाइट्स में कभी भी वैस्कुलर सिस्टम नहीं होगा, कोई भी हो जाए, किसी के भी गैमेटोफाइट में कभी वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। जो कुछ भी है वो स्पोरोफाइट में है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स में। गैमेटोफाइट तो बेटा ऐसे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो उनमें डेफिनेटली बेटा कभी भी नेवर यू विल फाइंड द व्हाट वी कैन से द वैस्कुलर सिस्टम्स। ठीक है, सो टेरिडोफाइट के भी गैमेटोफाइट में वैस्कुलर सिस्टम नहीं होती, जो भी है उसके स्पोरोफाइट में है, रूट, स्टेम, लीव्स में है। क्लियर? अब बात आती है क्लासिफिकेशन। जब भी बच्चों हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे इसका, ये देखो ये क्लासिफिकेशन, अब देखो ये एपिफाइटिक होते हैं यार, है ना, क्लासिफिकेशन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एपिफाइटिक। एपिफाइटिक का मतलब क्या है? ऐसा है ना, ये क्लासिफिकेशन एक्चुअली नहीं है, बस कुछ एग्जांपल। एपिफाइटिक का मतलब है, देखो मोस्टली तो वो टेरेस्ट्रियल होते हैं यार प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, दे विल ग्रो ऑन दी अदर ट्रीज। ठीक है, अब ये पैरासिटिक नहीं है। पैरासिटिक का मतलब होता है कि वो यार वहां पे ग्रो भी होंगे, वहां से पानी लेंगे, मिनरल्स लेंगे एंड बेटा फूड भी लेंगे, तो उसको हम पैरासिटिक बोलते हैं। बट दे आर नॉट पैरासिटिक, दे आर जस्ट एपिफाइटिक। दैट मीन्स दे आर जस्ट स्टेइंग ऑन अ टॉलर ट्री टू गेट मैक्सिमम सनलाइट, है ना, गेट वो ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मिनरल्स बेटा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारी चीजें बराबर से वो उनके सेटअप्स है। और डेफिनेटली बेटा दे आर नॉट डिपेंडेंट फॉर वाटर, मिनरल, फूड ऑन द प्लांट। वो ट्री बस उसके ऊपर रहते हैं टू गेट द मैक्सिमम लाइट। जैसे एनिमल्स नहीं, बर्ड्स नहीं पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाते, वैसे कुछ पौधे हैं वो पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, उनको हम एपिफाइटिक प्लांट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइकोपोडियम। इज इट क्लियर? यस ठीक है। सर। Yes, sir. नाउ कुछ ऐसे भी हैं जो एक्वेटिक है, मतलब पानी में रहते हैं, जैसे कि सेल्विनिया, एजोला। एजोला बहुत बार क्वेश्चन में आता है, क्यों? क्योंकि एजोला के लीव्स में एनाबेना नाम का साइनोबैक्टीरिया रहता है। आपको तो पता है एनाबेना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बराबर है? क्या करता है बेटा वो? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाया दोनों ने। एनाबेना उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देता है, एजोला उसको शेल्टर दे रहा है, खाना पीना दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज है इस तरह से, है ना, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। तो एजोला के लीव्स के बारे में, एनाबेना और एजोला का जो एसोसिएशन है, इवन एनाबेना की जो स्पीसीज एजोला में रहती है उसको कहते ही हम लोग एनाबेना एजोली, एनाबेना जीनस, एजोली स्पीसीज। ठीक है, एनाबेना एजोली। इज इट क्लियर? पक्का है? ठीक है। Yes, अब sir. रियल पॉइंट पे आते हैं। रियल पॉइंट ये है
कि क्लासिफिकेशन में जैसे हमने ब्रायोफाइट में 3 ग्रुप पढ़े, एल्गी में 3 ग्रुप पढ़े, वैसे यहाँ पे 4 ग्रुप पढ़ने। ठीक है, ओके चलो। नंबर 1 पहला ग्रुप है बेटा साइलोप्सिडा, दूसरा है लाइकोप्सिडा, तीसरा है स्पिनोप्सिडा, चौथा है टेरोप्सिडा। टेरिफिक, ठीक है, यू आर गोइंग वेल। सी साइलोप्सिडा का क्या मतलब है? साइलोप्सिडा में आपको 2 एग्जांपल याद रखने, बस 2 क्या, एक ही है। साइलोप्सिडा, साइलोटम, खत्म। साइलोटम, साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा, साइलोटम, आसान है ना। मतलब एग्जामिनेशन में भी आप आसानी से पहचान सकते हो। राइनिया ये जो प्लांट है, ये आपको इवोल्यूशन चैप्टर जब हम 12th में पढ़ेंगे तब आपको रेफरेंस देखने को मिलेगा। राइनिया अभी तो नहीं लिखा इधर, बट राइनिया इज द टेरिडोफाइट। ठीक है, एकदम बेसिक टेरिडोफाइट होता है। तो राइनिया, साइलोटम, ये साइलोप्सिडा इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं। उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों लाइकोप्सिडा। नाउ व्हाट इज दिस लाइकोप्सिडा? लाइकोप्सिडा में आता है लाइकोपोडियम, जो अभी मैंने बताया था, एपिफाइटिक प्लांट, बराबर है ना, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठा था, लाइकोपोडियम, करेक्ट है। उसके बाद बेटा यहाँ पे देख लो, ये है आइसोएटस, ये भी एक एग्जांपल है। सिलाजिनेला, इसको तो बेटा बिल्कुल भूलना मत, ये वीआईपी है इधर। वीआईपी मतलब इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इसलिए हम इसको बाद में प्रॉपर डिस्कस भी करेंगे। तो सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम, दीज आर द वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ द लाइकोप्सिडा। सिलाजिनेला याद रखना, सिलाजिनेला, ठीक है। देन द थर्ड वन स्पिनोप्सिडा। स्पिनोप्सिडा में एक ही एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, एक्विजिटम। एक्वस मतलब होता है घोड़ा, इसलिए उसको बोलते हैं हॉर्स टेल। तो बेटा ये घोड़े की पूंछ जैसा दिखाई देता है, हॉर्स टेल, ठीक है। इसमें और भी मजेदार बात होती है कि इसके सेल्स में सिलिका पाया जाता है, और खास बात कि इसके स्पोर्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो कि बाकी के स्पोर्स में कभी देखने को नहीं मिलता, ग्रीन स्पोर्स, है ना। सो दैट इज आल्सो द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो ग्रीन स्पोरोफाइट, ग्रीन गैमेटोफाइट, ग्रीन स्पोर्स, सब ग्रीन है इधर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द स्पिनोप्सिडा। इक्विजिटम, इक्वस, इक्वस का मतलब क्या है? हॉर्स, ठीक है। नेम। लास्ट है बेटा टेरोप्सिडा, टेरिफाइंग, ठीक है। टेरोप्सिडा को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इनको हम लोग फर्न बोलते हैं। फर्न आपने जरूर वर्ड सुना होगा 9th में, 10th में, इवन नहीं भी पढ़ोगे तो भी बेटा आमतौर पे फर्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूज किया जाएगा, वेरी जनरल टर्म, यू नो। बट इसमें जो प्लांट्स आते हैं बड़े ही सुंदर प्लांट होते हैं, लोग अपने घरों में लगाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, छांव में ग्रो होते हैं, इसलिए घरों के अंदर लगाते हैं, है ना। इंटीरियर जो डिजाइनर्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं बेटा, वो डेफिनेटली दे प्रेफर दिस प्लांट्स फॉर द ग्रोथ। नाउ से एडियंटम, ये एक प्लांट है, इसको हम लोग मेडन हेयर फर्न बोल रहे हैं, इसी को हम लोग वॉकिंग फर्न बोलते हैं। तो मैं इसको समझाऊंगा ये चलता कैसे भाई, ऐसा पेड़ जो चलता है, वॉकिंग, वॉकिंग प्लांट। तो वॉकिंग फर्न का क्या मतलब है, दैट वी विल स्टडी एडियंटम, ठीक है। एडियंटम चलने वाला वॉकिंग फर्न है, मेडन हेयर फर्न। दूसरा बेटा ड्रायोप्टेरिस। ड्रायोप्टेरिस इसको बोलते हैं मेल शील्ड फर्न, अभी बहुत सारे। टेरिस ये शब्द को पकड़े रहो, टेरिस, है ना। या इधर ये नेफ्रोलेपिस बेटा, नेफ्रोलेपिस बहुत ही जनरली हमारे तरफ सबसे ज्यादा जो टेरिडोफाइट पाया जाता है वो नेफ्रोलेपिस से तो है, आपने जरूर देखा होगा नेफ्रोलेपिस, ठीक है। देखो दैट इज टर्म रिलेटेड टू द क्लास और ऑर्डर, तो ये रहता है ना। जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो उसमें यही पॉइंट तो बताया जाता है, ठीक है। नेफ्रोलेपिस एंड देन टेरिस एंड देन एक्वेटिक फर्न, फिर से बेटा आ जाते, देखो एक्वेटिक फर्न, एजोला, सेल्विनिया, तो ये तो पानी में रहते हैं, और भी एक है देखो मार्शिलिया, ऑल दीज आर द एक्वेटिक फर्न। तो ये है बेटा 4 ग्रुप और उनमें आने वाले एग्जांपल्स। इट्स नॉट दैट मच बिग डील। राइट नाउ आपको एक मैं फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ, बिल्कुल आधे घंटे पहले का। मैंने एक स्टेटमेंट बोला था, वो क्या था पता है? स्टेटमेंट था कि ऑल द ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस, बराबर याद आ रहा है? क्या कहा था? ऑल द ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। व्हाट इट मींस? इट मींस जितने भी स्पोर बनते हैं वो एक साइज के होते हैं किसी भी स्पीसीज में। बट टेरिडोफाइट के लिए क्या यही सेम स्टेटमेंट मैं बोलूंगा? तो आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। वेल व्हाट इज द स्टेटमेंट देन? The statement is most of the pteridophytes are
होमोस्पोरस, ये स्टेटमेंट है। बोलो निशिता। No, Sir, can you sir. repeat the statement? हाँ, अभी स्टेटमेंट पूरा ही नहीं हुआ, उसने कुछ बीच में बोला इसलिए मैं रुक गया। No, sir, nothing. ओके, सो देखो, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस एंड सम ऑफ देम आर हेटेरोस्पोरस। ये पूरा स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? मोस्ट ऑफ देम आर होमोस्पोरस बट सम ऑफ देम आर हेटेरोस्पोरस। अब ये समझना है यार, हेटेरोस्पोरी का क्या मतलब है, होमोस्पोरी का क्या मतलब है। ऑब्वियसली हेटेरोस्पोरी का मतलब है they must produce spores of different sizes or different kind. Yes or no? So Yes, let's sir. understand this. तो अब अगर हम लोग लाइफ साइकिल को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग दो प्रकार की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे यार टेरिडोफाइट की। इसको बड़ा ध्यान से समझना। एक होमोस्पोरस वाली लाइफ साइकिल और दूसरी हेटेरोस्पोरस वाली लाइफ साइकिल। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज हेटेरोस्पोरस कंडीशन। मींस दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स। ठीक है, बड़े स्पोर्स, छोटे स्पोर। बड़े स्पोर जो होते हैं उनको मैं बोलता हूं मेगास्पोर, छोटे स्पोर जो होते हैं उनको बोलता हूं मैं माइक्रोस्पोर। रिमेंबर दिस। अब इसको मैं होमोस्पोरी तो नहीं बोलूंगा, इसे मैं क्या बोलता हूं, हेटेरोस्पोरस कंडीशन कहता हूं। सो लेट्स फर्स्ट एंड स्टडी द होमोस्पोरस लाइफ साइकिल। नाउ दिस इज, देखो आपने अभी भी ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल पढ़ा है, तो इट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द ब्रायोफाइट। उसके जैसा ही यार, ये फर्क इतना है कि मैंने इसको स्पोरोफाइट से शुरू किया है बिकॉज स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। तो शुरुआत वैसे ही करते, वैसे ही हम लोग बात करते हैं। सी यहाँ पे बेटा देखो, आप देख पा रहे होंगे, यू कैन सी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है स्पोरोफाइट। This is a sporophyte. Yes or no? Diploid plant body, root, stem, leaf, wow, सब कुछ है इसमें। Well grown है, बढ़िया है। Even vasculature भी है, xylem phloem भी है। वाह वाह वाह। अब इसके ऊपर डेवलप होते बेटा स्ट्रोबिलस। यार ये क्या है स्ट्रोबिलस? देखो स्ट्रोबिलस का मतलब होता है बंच। बंच है, किसका बंच है? कौन सी चीजें एक जगह जमा हो गई? नाउ अंडरस्टैंड दिस। जो होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफिल। अरे स्पोरोफिल क्या होता है, कौन बताएगा स्पोरोफिल क्या होता है? स्पोरेंजिया, के ऊपर बिल्कुल। तो यही स्पोरोफिल जब एक जगह जमा हो जाते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिलस। ठीक है, when they gather together they are called, it is called as the strobilus. लीव्स एक जगह जमा हो जाते हैं उसको बोलते हैं। बिल्कुल, एग्रीगेट्स ऑफ द लीव्स, वो सारे एक के पास एक ग्रो होते हैं, बड़े क्लोज, तो एक ऐसा एक बल्जन स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है ना। जैसे फ्लावर्स बनते हैं एंजियोस्पर्म से, वैसे यहाँ पे स्ट्रोबिलस बनते हैं। ठीक है, नाउ स्पोरोफिल्स डेफिनेटली बियर द स्पोरेंजिया। नाउ दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। Sporangia have the cells that is a spore mother cell, same to same. Spore mother cell shows the sporic meiosis। और यहाँ पे खत्म हो गया बेटा डिप्लॉइड वाला। यहाँ पे सिर्फ वेरी कर गया कि यहाँ स्पोरोफिल भी है, स्ट्रोबिलस भी है। नहीं तो गैमेटो ब्रायोफाइट में तो था ही नहीं, क्योंकि उसमें लीफ ही नहीं थे, तो स्पोरोफिल का क्वेश्चन ही नहीं था। वहां तो एक कैप्सूल था, फूड सीटे कैप्सूल। यहाँ पे कुछ और भी चीजें हैं, स्ट्रोबिलस है, स्पोरोफिल है, इतना ही बस चेंज हो, बाकी सब सेम है। एंटायर पूरा लाइफ साइकिल सेम है। देख लो आप, फर्क सिर्फ एक जगह पे है, स्ट्रोबिलस और स्पोरोफिल एडिशन है, दिख रहा है क्या? बाकी देखो ना, स्पोरिक मियोसिस हुआ, स्पोर्स बने, स्पोर्स का जर्मिनेशन हुआ, गैमेटोफाइट बना। गैमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम डेवलप हुआ। एंथ्रीडियम ने मेल गैमेट बनाया, आर्किगोनियम में फीमेल गैमेट बना, दोनों का फ्यूजन हुआ, वही ज़ूडियोगैमी, वही केमोटैक्टिक मूवमेंट, वही ऊगैमी, सब कुछ वही तो है। जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फिर स्पोरोफाइट बन जाता है। इज इट क्लियर? सर एक्सोस्पोरिक मतलब जिसके पास स्पोर्स नहीं हो। वो बताने वाला हो, अभी रुको ना, जो चीजें दिखा रहा हूँ वो पहले देखो, डोंट जंप। राइट नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, तो अब हम लोग एक सिंपल पॉइंट की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि ये सिंपल पॉइंट बहुत सारी चीजों को बदलने वाला है। और वो पॉइंट क्या है? मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये जो स्पोर बने वो कहाँ जाते हैं?
वो सबस्ट्रेटम के ऊपर बिखेर देते हैं, है ना। जैसे स्पोरेंजियम बर्स्ट होगा उसके स्पोर्स निकलेंगे, जमीन के ऊपर गिर जाएंगे, और जमीन पे गिरेंगे तो वहां पे वो जर्मिनेट होकर के गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो मेरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, स्पोर का जर्मिनेशन कहाँ हुआ? आउट ऑफ द स्पोरेंजियम या इनसाइड द स्पोरेंजियम? बता दो। आउट ऑफ द स्पोर। आउट आउट ऑफ ऑफ द स्पोरेंजियम। तो इसीलिए मैं इसको बोलता हूँ एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन। क्या बोलता हूँ इसको मैं? एक्सोस्पोरिक। एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन। ब्रायोफाइट में भी यही हुआ, और जितने होमोस्पोरस टेरिडोफाइट है उनमें भी यही हो रहा है। एवरीवन इज क्लियर? ये लाइफ साइकिल क्लियर है बेटा? सबको समझ Yes, में आती है sir. लाइफ साइकिल? किसी को भी डाउट है? सर प्रोथैलस वहाँ क्यों लिखा है गैमेटोफाइट? हाँ, आएगा आएगा। ठीक है, नाउ प्रोथैलस क्यों लिखा है मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया। मैंने क्या कहा, इसका गैमेटोफाइट छोटा होता है एज कंपेयर्ड टू द ब्रायोफाइट, इसीलिए मैं इसको प्रोथैलस कहते हैं। मैंने ये क्वेश्चन भी पूछा था, अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये फिर से देखो, मैंने कहा गैमेटोफाइट इज कॉल्ड प्रोथैलस बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस, है ना। तो मैंने ये सिर्फ यहाँ पे लिखा है कि लाइफ साइकिल में अगर मैं डिफर करना चाहता हूँ फ्रॉम ब्रायोफाइट तो फिर क्या डिफरेंस है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है थैलस नहीं बन रहा, प्रोथैलस बन रहा है। इज इट क्लियर? यस। So this is all about Yes, what the sir. homosporous life cycle. Everyone is clear? सर आप एक बार एक्सोस्पोरिक वाला पॉइंट रिपीट कर दोगे? एक्सोस्पोरिक का मतलब है बच्चा कि अभी जैसे इलेक्ट्रस के बारे में पढ़ाया, बराबर, इलेक्ट्रस के बारे में बताया ना मैंने, पेरिस्टोमियल टीथ के Yes, बारे में sir. बताया। उससे क्या समझ में आया हमें? स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर नहीं रहते, वो जमीन के ऊपर गिरेंगे, वहां पे जर्मिनेट होंगे, तो इसको मैं एक्सोस्पोरिक जर्मिनेशन कहता हूँ। ओके सर। बराबर। मान लो इन सिचुएशन, सभी लोग बड़ा ध्यान से, अगर स्पोर मेगास्पोरेंजियम है ना के बारे में हम लोग ये बोलते हैं, अगर स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर ही जर्मिनेट हो जाए और वहीं पे गैमेटोफाइट बनाना शुरू कर दे तो मैं उसे क्या बोलूंगा? एंडोस्पोरिक। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब यही पॉइंट पे डिफर करेगा सब कुछ, इसे बोलते हैं एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल इफ यू हैव डन विद दिस होमोस्पोरस लाइफ साइकिल। यस, परफेक्ट, यस सर। आया ना? बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों हेटेरोस्पोरिक लाइफ साइकिल। अब इसमें आपको सोचने वाली बात क्या है कि दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, एक है मेगास्पोर और एक है माइक्रोस्पोर। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देते चले जाओ। ठीक है, स्पोर जिस सेल से बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोर जिस सेल से बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो आंसर है स्पोर Sporangium. मदर सेल। नहीं, स्पोर मदर सेल बोलते हैं। हाँ। स्पोर मदर सेल जिस ऑर्गन में पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। करेक्ट है। स्पोरेंजिया जिस लीफ के ऊपर पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल के बंच को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल के बंचेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोन या तो स्ट्रोबिलस। बराबर। यस सर। यस, मैं रिपीट Yes. करता हूँ। स्पोर से पहले आता है स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल से पहले आता है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया से पहले आता है स्पोरोफिल, और स्पोरोफिल के पहले आता है कोन। नाउ सपोज अगर मैं ये बोलूं माइक्रोस्पोर से अगर मैं शुरू करता हूं तो माइक्रोस्पोर्स के लिए पहले क्या आएगा? माइक्रोस्पोर से पहले क्या आएगा? माइक्रो मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में जिस स्पोर में स्पोरेंजिया में बनेगा उसे मैं क्या बोलूंगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। और सर इसमें दो पार्ट्स रहेंगे सबके, है ना? अरे सिंपल है, स्पोर्स माइक्रोस्पोर जिस सेल से बनते हैं वो माइक्रोस्पोर सेल है, में डेवलप होते हैं तो स्पोरेंजिया कहता हूँ, और माइक्रोस्पोरेंजिया जिस लीफ के ऊपर ग्रो होते हैं उसको मैं माइक्रोस्पोरोफिल कहता हूँ। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना बेटा, आपको ये समझ में आना चाहिए सर इसको मेल कोन क्यों बोल रहे हैं हम लोग? व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मेल कोन? व्हाई? बिकॉज रिमेंबर दिस, जब भी माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होते हैं तो उससे मेल गैमेटोफाइट बनता है, मेल प्रोथैलस बनता है। याद रखना ये,
जब भी माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होते हैं तो उससे मेल प्रोथैलस बनता है, माइक्रोस्पोर से मेल प्रोथैलस बनता है, माइक्रोस्पोर से मेल प्रोथैलस बनता है, मेगास्पोर से फीमेल प्रोथैलस बनता है, मेगास्पोर से फीमेल प्रोथैलस बनता है। इज इट क्लियर? मेगा ये नाम लड़की का होता है भाई, बस हो गया काम खत्म, पक्का। इसीलिए शुरुआत में जो कोन भी बना है ना स्ट्रोबिलस, उनको मैंने बाइफर्केट कर दिया, मेल कोन और फीमेल कोन, समझ रहे हो? Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. So right Yes, now sir. I'll begin with the male cone. Male cone मतलब male strobilus consists of the microsporophyll. Microsporophyll have the microsporangia. Microsporangia have the microspore mother cells, and these microspore mother cells after meiosis produce the microspore. The microspore germinate and produce the male gametophyte. Clear है क्या? Only male side मैंने बताया. हाँ सर। Yes everyone. यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वन, चलो अभी फीमेल के लिए बात करते हैं, ठीक है। सो देखो फीमेल जो स्ट्रोबिलस है, इट इज द बंच ऑफ द मेगास्पोरोफिल। वाओ, मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल विल प्रोड्यूस द मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनता है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल से बनते हैं मेगास्पोर, और मेगास्पोर जर्मिनेट होगा तो बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। आर यू श्योर? यस सर। श्योर है? कोई कंफ्यूजन है क्या? मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। थोड़ा सा आवाज आपके कम ज्यादा होते हैं, समझ में नहीं आता है। क्या बोल रही थी पीयू? बोलो। कुछ नहीं। कुछ भी नहीं बोल रही थी। कुछ भी नहीं बोलने का आवाज आता है, बताओ। सही, मन के मन में बोला है और मुझे सुनाई दिया। कमाल की टेक्नोलॉजी है आजकल। देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत सिंपली अगर मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान दूं, कहाँ पे एंडोस्पोरिक लिखा हुआ दिख रहा है आपको? हैव यू सीन दिस Yes, sir. एंडोस्पोरिक? कैन यू सी दिस? कहाँ दिख रहा है? इट इज रिलेटेड टू द फीमेल वाले गैमेटोफाइट। में, फीमेल में बहुत मेगास्पोरेंजिया। बढ़िया। तो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मेगास्पोर मदर सेल कहाँ बना? मेगास्पोरेंजिया के अंदर, बराबर? इतना समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। मेगास्पोर कहाँ पे बने? तो आंसर आता है सर मेगास्पोरेंजिया के अंदर। बहुत बढ़िया। अच्छा, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट मतलब जर्मिनेशन किधर हो गया? अभी भी आंसर है बेटा मेगास्पोरेंजिया के अंदर। इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ? एंडोस्पोरिक कंडीशन। अब इसको हम लोग आगे यूज करेंगे, राइट नाउ यहाँ पे छोड़ देते हैं। सर ये ठीक है, सिर्फ फीमेल के लिए होता है ना? ये सिर्फ फीमेल के लिए, मेल के लिए नहीं लिखा है। लिखा है क्या? नहीं लिखा। नो सर। सर वहाँ ठीक है, सीड तो हैबिट लिखा है, का उसका क्या मतलब? बिल्कुल, मैं भी थोड़ा देर बाद में बात करूंगा। ओके। सो बेटा बहुत नॉर्मल है, एंडोस्पोरिक कंडीशन आपको समझ में आ चुकी है। इसका मतलब गैमेटोफाइट जो कि जमीन के ऊपर बाहर कहीं तो भी ग्रो होना चाहिए था, वैसा नहीं होगा। फीमेल गैमेटोफाइट मदर प्लांट में ही बेटा, स्पोरोफाइट मदर प्लांट में ही ग्रो होने लगा। सो ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए। डन? एवरीवन क्लियर? नाउ आगे Yes, की sir. कहानी बिल्कुल सेम है। फीमेल will produce the archegonium, egg cell ready for syngamy. Same thing, male prothallus will produce the antheridium, male gamete, syngamy. Result is zygote. Zygote से बनेगा embryo, embryo से बनेगा sporophyte. The कहानी will be same to same, है ना? go on. अब आती है बात, सर ये सीड हैबिट जो आपने लिखा है, ये कार्यक्रम क्या है? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन से प्लांट में हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल होता है, तो आपको आंसर देना है सिलाजिनेला सेल्विनिया। नाम दोनों बताए मैंने अभी पहले। मैंने कहा सिलाजिनेला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल के एग्जांपल पूछे तो आप दो नाम बताना, सिलाजिनेला एंड सेल्विनिया। सॉरी, सिलाजिनेला भी बताया, सेल्विनिया भी बताया, एजोला के साथ पानी के ऊपर तैरने वाला, दोनों। बताओ बेटा, हेटेरोस्पोरस लाइफ साइकिल के दो एग्जांपल बताओ। सिलाजिनेला एंड सेल्विलिया। बहुत बढ़िया, सिलाजिनेला एंड सेल्विनिया, दैट्स इट, दैट इज रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है उन्होंने। नाउ
ये एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि आप कौन से प्लांट्स में सीड हैबिट देखते हो, तो फिर आंसर वही आएगा, सिलैजिनेला सैल्विनिया। अभी कॉमन चीज क्या दोनों में, सीड हैबिट, हेटेरोस्पोरी, यस और नो? कॉमन चीज आ रही है? यस यस सर। सर। इसमें हेटेरोस्पोरस कंडीशन है, वहीं पे बेटा आपको सीड हैबिट भी दिख रही है। सीड नहीं दिखता, सीड नहीं बनता है, सीड की हैबिट दिख रही है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज सीड। सीड क्या होता है पता है? एक हार्ड सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो को रखा जाता है। अगर एम्ब्रियो सीड कोट के अंदर है मतलब जायगोट वहीं बना था। अगर जायगोट वहां बना था तो एक सेल वहां पे था। अगर एक सेल वहां पे था तो आर्किगोनिया वहां था। आर्किगोनिया अगर अंदर था तो फीमेल गैमेटोफाइट भी अंदर ही बना। ठीक है, सही बात है। सर आप इतना तो सब कुछ बोले, कुछ समझा नहीं। समझेगा, बिल्कुल आराम से समझेगा। एम्ब्रियो जो होता है कोटेड, एम्ब्रियो जो होता है ना, उसको अगर सीड कोट के अंदर दबा दिया जाए तो उसी को हम सीड बोलते हैं। व्हाट इज सीड? सीड के अंदर होता क्या? एम्ब्रियो, जिससे नया प्लांट बनेगा। ठीक है, अगर एम्ब्रियो वहां था तो जिससे जायगोट भी सीड के अंदर था। सही है, एक सेल भी सीड के अंदर था, है ना। तो मैं बहुत सिंपल बात बताता हूँ कि सीड क्यों बन सकता है, इसके 3 कंडीशन क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहली बात करते हैं कि मेगास्पोर से क्या बनता है। मेगास्पोर से हमेशा फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। दैट इज क्लियर? यस सर। पक्का? पक्का है। और माइक्रोस्पोर हाँ, से हमेशा मेल गैमेटोफाइट ही बनेगा। इतना क्लियर हो गया? किसी को कोई Yes, कंफ्यूजन है sir. इसमें? नाउ इसकी तरफ ध्यान देना, मेगास्पोर की तरफ। ठीक है, राइट नाउ अगर मेगास्पोर माइक्रोस्पोर ऐसी 2 चीजें बनानी है तो हेटेरोस्पोरस कंडीशन होना आवश्यक है। तो सीड फॉर्मेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है? पहला, देयर मस्ट बी हेटेरोस्पोरस कंडीशन। मेल गैमेटर और फीमेल गैमेटोफाइट के स्पोर्स अलग अलग होने चाहिए, तभी सीड हैबिट बन सकती है, सीड हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, आपको मैं सिंपल बात अभी समझाता हूँ, बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनना ये पॉइंट। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों में सारे प्लांट्स हेटेरोस्पोरस होते हैं, क्योंकि वो दोनों ही सीड बियरिंग प्लांट है। आपको बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Gymnosperms are seed bearing plant. Angiosperms are seed bearing plants and all of them are heterosporous in nature. क्योंकि उनमें सीड बनना है तो मेगास्पोर बनना चाहिए। सही बात, मेगास्पोर बनना चाहिए। जो मेगास्पोर बना है वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रिटेन होना चाहिए, वो मेगास्पोरेंजियम अंदर ही जर्मिनेट होना चाहिए। अंदर ही जर्मिनेट होने के बाद में उसका फीमेल गैमेटोफाइट भी इनसाइड ही रहना चाहिए। ठीक है, तो मेगास्पोरेंजियम से सीड बनता है। मेगास्पोरेंजियम को हम ओव्यूल कहते हैं, ओव्यूल से सीड बनता है। तो मतलब मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही होगा सब कुछ, जब तक कि एम्ब्रियो तक की जो स्टेजेस है ना, मतलब ये स्टेज, ये स्टेज, ये वाली स्टेज और ये स्टेज और ये स्टेज, सब कुछ बेटा इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर होगा, बाहर कुछ नहीं जाएगा। कहाँ पे? जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। आर यू श्योर? Yes, sir. Yes, sir. मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है, एग सेल, सिंगेमी, जाइगोट, एम्ब्रियो, सब कुछ बेटा मेगास्पोरेंजियम के अंदर होगा जब सीड बनेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? आधा ही कार्यक्रम हो रहा है, सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन कर रहा है कि नहीं? इसीलिए इसको सीड नहीं बनते, इसको बोलते हैं ये सीड हैबिट की शुरुआत है। समझ रहे हो? यहाँ पे रुक गया ना, थोड़ी देर फीमेल प्रोथैलस को ग्रो होने देता है, फिर छोड़ देता है। सिलैजिनेला और सैल्विनिया में ज्यादा फीमेल प्रोथैलस को पकड़ के नहीं रखते, होल्ड करके नहीं रखते, थोड़ी देर के लिए उसको मेगास्पोरेंजिया के अंदर ग्रो होने देते हैं। ग्रो होने देते, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो रिलीज कर देते, भैया तू अपनी जिंदगी जी ले भैया, ऐसा। ठीक है, तो अगर आगे तक एम्ब्रियो तक पहुंचती बात तो सीड बनता है। राइट नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस, सीड फॉर्मेशन के लिए हेटेरोस्पोरस कंडीशन होना पहले जरूरी है, क्योंकि मेगास्पोर बनना चाहिए। दूसरी कंडीशन है फीमेल गैमेटोफाइट शुड रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट प्लांट। सीड स्पोरोफाइटिक प्लांट का पार्ट है, डिप्लॉयड होता है, सीड कोट इज डिप्लॉयड।
तो सीड कोट के अंदर बेटा गैमेटोफाइट रह जाना, मतलब डिप्लॉइड के अंदर हैप्लॉइड कंडीशन रह जाना, उसी को हम लोग बेटा सीड हैबिट बोलते हैं। तो यहाँ पे दिखता है सिलाजिनेला में और सैल्विनिया में ये कंडीशन होती है कि कुछ देर के लिए क्यों ना हो, बट फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइटिक प्लांट का जो मेगास्पोरेंजियम है उसके अंदर ग्रो होता है। थोड़ी देर बाद में बड़ा होने के बाद उसको रिलीज कर दिया जाता है, वो निकल पड़ता है। इज इट क्लियर? तो ये सीड तो नहीं बना, बट सीड हैबिट की शुरुआत है। बात समझ? यही क्वेश्चन आपको नीट में, एम्स में पूछा गया है कि सीड हैबिट कौन से प्लांट में देखने को मिलती है? आंसर इज सिलाजिनेला। ठीक है। दूसरा सैल्विनिया, हेटेरोस्पोरस कंडीशन। दूसरा उन्होंने पूछा है कि सीड हैबिट का मतलब क्या है, तो आपको लिखना है फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्स ऑन द स्पोरोफाइट प्लांट फॉर अ वेरिएबल टाइम, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे एनसीईआरटी में है। ठीक है, और ऐसा क्यों हो सका बताओ? उसका कारण है एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। तो 3 पॉइंट आप लोग बता सकते हो सीड फॉर्मेशन के लिए। हेटेरोस्पोरस होना चाहिए और एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी आप सीड के बारे में पढ़ोगे, सर मतलब अंदर ना जर्मिनेशन। बिल्कुल एंडोस्पोरिक मतलब इनसाइड। सर और आप एक बार सेकंड पॉइंट समझा दो सर। Second गैमेटोफाइट point और simple है ना। स्पोरोफाइट दोनों तो अलग है ना? गैमेटोफाइट अलग होता है, स्पोरोफाइट अलग होता है, बट यहाँ पे गैमेटोफाइट डिपेंड हो रहा है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट डिपेंड होता है स्पोरोफाइट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब फीमेल गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट के ऊपर ही ग्रो होता है, इसीलिए इसको हम सीड हैबिट की शुरुआत मानते हैं। सही, क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। हाँ, सो हेटेरोस्पोरस कंडीशन है, फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन हो जाता है थोड़ी देर के लिए ऑन द स्पोरोफाइट प्लांट। एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन है। तो जो सीड हैबिट वाली जो चीज हमें देखने को मिलती है कि फीमेल गैमेटोफाइट सीड कोट के अंदर, सीड कोट स्पोरोफाइट का पार्ट है ना, और फीमेल गैमेटोफाइट जो कि एंडोस्पर्म हम लोग बोलते हैं, वो रह जाता है थोड़ी देर के लिए। इसीलिए बेटा हम लोग ये सब सीड हैबिट की है ना के बारे में बात करते हैं। और ये इसका बढ़िया एग्जांपल जो है, अभी एनसीईआरटी में जितनी बार क्वेश्चन आया है वो सिर्फ सिलाजिनेला के बारे में पूछा गया है। दैट्स इट। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। में सीड हैबिट नहीं होता? अरे है, मैंने क्या बोला अभी, फिर से सुना नहीं आपने? मैंने बोला कि एनसीईआरटी से यही एग्जांपल फोकस किया गया है, इसीलिए बार बार जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सिलाजिनेला के ऊपर डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, सैल्विनिया को कंसिडर करके नहीं पूछे गए हैं। यस यस सर। राइट नाउ व्हाई सिलाजिनेला इज दैट मच इंपॉर्टेंट? देखो, पहली तो हेटेरोस्पोरी वाली कंडीशन है ही बेटा। सिलाजिनेला जो है उसका वीक एग्जांपल है। हाँ सर ये एक एग्जांपल है हेटेरोस्पोरस प्लांट का। हाँ, सिलाजिनेला इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोस्पोरी। ओके सर। अभी तो क्या सुना फिर? सिलाजिनेला एंड सैल्विनिया तो दो ही तो एग्जांपल हाँ, बताए हेटेरोस्पोरस कंडीशन के हैं। सो एनीवे, वीक स्टेम है बेटा, कमजोर वीक स्टेम होता है। मतलब देखो, ये बहुत ही कमजोर स्टेम होते हैं, है ना, जो हम लोग देखते हैं क्लाइंबर्स वगैरह के। मनी प्लांट का वीक स्टेम होता है, वैसा वीक स्टेम इनका होता है सिलाजिनेला का। दे हैव रूट्स, दे हैव वेरी स्मॉल लीव जिनको हम माइक्रोफिल बोलते हैं। माइक्रोफिल का मतलब छोटे लीफ होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल का मतलब ऐसे लीफ जिनके ऊपर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस होंगे, ऐसा मतलब होता है। ठीक है, दोनों में फर्क है। माइक्रोफिल यहाँ पे है, छोटे छोटे लीफ है माइक्रोफिल। अभी देखो, आपको दिखने को मिल रहे हैं एकदम टिप के ऊपर बेटा बहुत सारे लीफ एक जगह बिल्कुल एग्रीगेट जमा कर चुके हैं। तो ये है स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस का मतलब मैंने आपको समझाया मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इट इज द बंच ऑफ दी, है ना, स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल एक जगह जमा हो जाते हैं, इसको हम स्ट्रोबिलस बोलते हैं। सबसे मजेदार बात है कि इस प्लांट में ऐसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको आज तक हम लोग क्लासिफाई न कर पाए। ना वो उसको रूट जैसा बोला जा सकता है, ना ही वो स्टेम जैसा है, वो अलग ही है।
मतलब उसके जो आप स्ट्रक्चर देखोगे, कैरेक्टरिस्टिक देखोगे, सो दे आर सो डिफरेंट दैट दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए स्टेम और ए रूट। सो इसीलिए उसको नाम रखा गया है राइजोफोर। राइजोफोर का मतलब है, राइजो मतलब रूट, फोर मतलब ब्रांच और स्टेम। इसलिए इसको बोलते बेटा ऑर्गन सुई जेनेसिस, मतलब एकदम नए प्रकार का ऑर्गन, डी नोवो ऑर्गन, एकदम नया, है ना। ऐसा ऑर्गन आपको दुनिया के किसी भी प्लांट में देखने को नहीं मिलता। सो इट्स कॉल्ड एज द ऑर्गन सुई जेनेसिस। ठीक है, पक्का। ये रूट भी है और स्टेम भी है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक बराबर से दिखाता है, इसीलिए इसको हम लोग राइजोफोर कहते हैं। और ये सिर्फ सिलाजिनेला में देखने को मिलता है। बड़ा ही अजीब सा प्लांट है ये। ठीक है, एक और मजेदार बात होती है सर इसका। हाँ बोलिए। सर इस प्लांट का रूट हवा में होता है, मतलब ऐसा लीव्स के साथ होता है? अरे ये प्लांट जो होते हैं ये एपिफाइटिक प्लांट जैसे हैं, मतलब ये दूसरे पेड़ों के ऊपर अटके हुए रहते हैं। मैंने बोला ना क्लाइंबर्स होते हैं बेटा ये। ठीक है, अब हमने प्लांट दूसरे सपोर्टिंग प्लांट ड्रॉ नहीं किया, बराबर। ठीक है, सी यहाँ पे एक बात आपको देखने को मिलेगी कि उसका जो एक और कैरेक्टरिस्टिक है, उसका जो मेल गैमेटोफाइट होता है ना, बहुत ही छोटा होता है। उसमें सिर्फ 13 सेल होते हैं, 13 सेल। कमाल की बात है, सिर्फ 13 सेल होते हैं। उसमें भी 12 सेल एंथ्रीडियम के होते हैं और एक ही सेल बेटा प्रोथैलस का होता है। इतना छोटा प्रोथैलस, कितना, तो एक सेल प्रोथैलस का, बाकी सारे सेल एंथ्रीडियम के। ठीक है, मतलब टोटल मेल गैमेटोफाइट में सिर्फ 13 सेल्स पाए जाते हैं इन केस ऑफ द सिलाजिनेला, वेरी स्मॉल। और एक मजेदार बात, इसमें इसके जो लीफ होते हैं छोटे छोटे, उन लीव्स के बिल्कुल बाजू में यहाँ पे ये छोटा सा लीफ के नीचे जीभ जैसा एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको लिग्यूल बोलते हैं। तो जब भी आपको लिग्यूलेट लीव्स ऐसा वर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है, तब आपको ये फट से लिखना है सिलाजिनेला, लिग्यूलेट लीव्स। ठीक है, ग्लोसोपोडियम, ग्लोसो मतलब जीभ होती है, टंग, पोडियम, ठीक है, मतलब स्टेज। तो इट इज व्हाट द लिग्यूल, है ना, लिग्यूलेटेड लीफ आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ व्हाट सिलाजिनेला। अब देखो, आपने कभी शायद रामायण के बारे में सुना होगा, और लक्ष्मण जो है वो बेहोश हो गए थे और उनके लिए जड़ी बूटी लाने के लिए बजरंगबली गए थे। ठीक है, और पर्वत उठा करके लाए पूरा का पूरा, है ना। उसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं संजीवनी बूटी। और उसकी दवाई देने से, वो उसका अर्क देने से लक्ष्मण जो है वो वापस आ गए, है ना, मूर्छा जो है उनकी खत्म हो गई। सो देखो थोड़ा सा यहाँ पे, वो जो संजीवनी प्लांट है, ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि वो प्लांट यही है, संजीवनी सिलाजिनेला। बट आज तक जितनी खोजबीन की गई है, तो उसके किसी भी केमिकल में, ठीक है, हमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नजर नहीं आई है, या तो है नहीं, या तो हम अभी तक समझ नहीं पाए। दैट इज टू सिनेरियोस, करेक्ट है। बट इसका एक और मजेदार बात होती है कि इस प्लांट को, ये जो सिलाजिनेला है, ये जब बहुत ड्राई हो जाता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा भी आप पानी में इसको रखोगे, या इसके ऊपर पानी डालोगे एक गिलास, तो तुरंत ये ड्राई से ग्रीन हो जाता है आपके सामने अचानक से। ऐसा लगता है जैसे कि किसी को, है ना, लेके जा रहे हैं शमशान में, बांध बांध के मर गया करके, ठीक है, और अचानक से उठ के खड़ा हो जाए तो सब लोग डर जाए, वैसा ये प्लांट शो करता है। ठीक है, सो ये आपको बिल्कुल रीथिंक करने के लिए आपको लगाएगा किस तरह से हमारी जो परंपरागत स्टोरीज लिखी गई है, हाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट प्लांट। किसी को समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? हाउ इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट प्लांट, वो प्लांट है, उसको कंप्लीट एक रामायण की छोटी सी, है ना, स्टोरी से जोड़ दिया गया है कि वो, है ना, इंसान या जो भी है पर्सन, इंडिविजुअल जिंदा हो जाता है, और वो प्लांट है। तो इस प्लांट की ये खूबी है, खुद जिंदा होता है तुरंत। रिसरेक्शन प्लांट, आपको क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो आंसर लिखना बेटा सिलाजिनेला। एक और खास बात, मैंने अभी तक आपको बताया कि सबके टेरिडोफाइट के मेल गैमेट जो होते हैं वो मल्टी फ्लैजेलेटेड होते हैं। बट जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आंसर लिखना द मेल गैमेट इज बाइफ्लैजेलेटेड इन सिलाजिनेला। बिल्कुल, है ना, ये एक्सेप्शन है। मेल गैमेट कैसा है बेटा? बाइफ्लैजेलेटेड है इन सिलाजिनेला। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
यस, कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। नो सर। बहुत नो बढ़िया। सर। नो, Sir, अभी आते Sanjeevani हैं। plant is same as Siddharthananda. क्या क्या? Sanjeevani plant is same as Siddharthananda. विच प्लांट? Sanjeevani. नहीं यार, no. इसको रिसरेक्शन प्लांट बोलते हैं। संजीवनी जो है ये एक हमारा अजम्पशन है कि देखो इसमें इतनी सारी खूबियां है, ये बिल्कुल डिफरेंट है बेटा। मतलब जितने आप प्लांट देखोगे दुनिया में, है ना, इसके इतने सारे, मैं अभी कैरेक्टर बताऊंगा आपको, अजीब सा लगेगा यार, ये अलग ही प्लांट है, डिफरेंट, ये बहुत ही डिफरेंट है प्लांट। मतलब इसमें अजीब अजीब से खूब, मतलब इसमें इवन केमिकल जो पाए जाते हैं इसके अंदर के, वो भी अलग है, बहुत अलग। ठीक है, सो ये सोचने वाला प्लांट है बिल्कुल। चलो यहाँ पे आते हैं। देखो फर्न प्लांट के बारे में जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, फर्न आपने जरूर देखे होंगे, तो इसमें देखो एक तो चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, इसका एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है। इट हैज दिस अंडरग्राउंड स्टेम, यू कैन सी दिस वन, यस और नो? So you can see this underground stem here, this is an underground stem here. इस अंडरग्राउंड स्टेम को हम लोग कॉर्डेक्स कहते हैं, इट्स कॉल्ड एज द कॉर्डेक्स या राइजोम बोलते हैं इसे। ठीक है, जो भी अंडरग्राउंड है उसको हम लोग राइजोम बोलते हैं या कॉर्डेक्स बोलते हैं। सबसे मजेदार बात है, इसके प्राइमरी रूट खत्म हो जाते हैं, इसके प्राइमरी रूट निकल जाते हैं, है ना, और इनके जगह पे नए रूट्स आते हैं, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो दे ऑल हैव द एडवेंटिशियस रूट। नो फर्न, सारे फर्न में एडवेंटिशियस रूट होते हैं, है ना, टैप रूट गायब हो जाता है, प्राइमरी रूट गायब हो जाता है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। इसके साथ साथ बेटा एक बढ़िया बात है कि इसमें जो लीफ पाए जा रहे हैं वो लीफ कंपाउंड लीफ होते हैं। कंपाउंड लीफ क्या मतलब है कि ऐसे लीफ जिसमें लीफलेट्स होते हैं, जैसे आप नीम का लीफ देखोगे या तो कड़ी पत्ता का लीफ देखोगे, तो ये सारे लीफ जो होते हैं, या गुलमोहर का लीफ देखोगे तो वो सारे कंपाउंड लीफ होते हैं। मैंगो का, पीपल का, बरगद का, इनके लीफ जो होते हैं वो सिंपल लीफ है, दे डू नॉट हैव द लीफलेट्स। ठीक है, सो इसका जो मिडरिब होता है, जो भी कंपाउंड लीफ होते हैं उनके मिडरिब को हम लोग रैचिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रैचिस। ये आपके सामने यहाँ रैचिस। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड एज द रैचिस। और पूरे जो कंपाउंड लीफ को हम लोग बोलते हैं बेटा फ्रॉन्ड, इट इज कॉल्ड एज द फ्रॉन्ड, यस, है ना, या लैमिना बोलते हैं, फ्रॉन्ड या लैमिना। ओके, बढ़िया है। ठीक है, इट हैज अ लॉट ऑफ बेटा, मतलब अगर आप देख रहे हो तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा डेफिनेटली बेटा, इट हैज लॉट ऑफ लीफलेट्स, इस तरह से जिसमें बहुत सारे बेटा लीफलेट पाए जाते हैं। ठीक है, लीफलेट वाले जो भी है बेटा इनको हम लोग बोलते हैं, है ना, कंपाउंड लीफ। अब ये है मैच्योर्ड लीफ, ये मैक्रोफिल है। मैक्रो क्यों है? क्योंकि बड़ा होता है, सेलेजिनेला का छोटा होता है लीफ, ये मैक्रोफिल है। मैक्रो मतलब बड़ा लीफ है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे थोड़ा सा बेटा हम लोग देखें कि इसके जो यंग लीफ होते हैं, यंग लीफ ऐसे कॉइलिंग शो करते हैं। दिस इज व्हाट यू कैन सी, द यंग लीफ यू कैन सी हियर, यंग लीफ शोज द कॉइलिंग। और इस कॉइलिंग को हम लोग सिरसिनेट वर्नेशन बोलते हैं। द कॉइलिंग इज कॉल्ड एज द सिरसिनेट वर्नेशन। वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अभी ग्रो नहीं हुआ है प्रॉपरली। इवन उसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, प्रोटेक्टिव हेयर, इनको हम लोग बोलते बेटा रैमेंटा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रैमेंटा। सो रैमेंटा आर द हेयर लाइक प्रोजेक्शंस व्हिच आर प्रोटेक्टिव इन नेचर। ओके, सो ये हो गया बेटा बहुत सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्न प्लांट, जिसमें रैचिस है, कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स है, फ्रॉन्ड है, लैमिना है, यंग लीफ कॉइल्ड है जिसको सिलसिनेट वर्नेशन कहते हैं विथ हेयर। स्टेम जो है पूरा अंडरग्राउंड स्टेम होता है, और तो और बेटा जो रूट्स होते हैं वो एडवेंटिशियस रूट्स पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसके स्पोर किधर डेवलप होते हैं, स्पोरोफिल किसे कहेंगे? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी स्पोरोफिल वाला फंडा समझते हैं। अगर हम इस लीफलेट्स को, ये जो लीफलेट्स है, एक लीफलेट को हम तोड़ेंगे और उसको हम लोग अगर फ्रंट साइड से देखेंगे तो फ्रंट साइड में आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। बट अगर आप इसके बैक साइड में देखोगे तो इन द बैक साइड ऑफ दीज लीफलेट्स यू विल फाइंड, जिसको हम बैक बोल रहे हैं या लोअर साइड बोल रहे हैं या वेंट्रल साइड बोल रहे हैं, तो डॉर्सल साइड में कुछ नहीं होता,
वेंट्रल साइड में आपको ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं सोराय। प्लूरल है सोराय, सिंगुलर होता है बेटा सोरस। एक एक को मैं सोरस बोलता हूं। नाउ अगर हम इस लीफ का सेक्शन लेंगे तो सेक्शन लेने के बाद में हमें ये लीफ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, ये जो पोर्शन है जो यहाँ पे मैं ये है ना डार्क बना रहा हूँ ग्रीन, ये डॉर्सल पोर्शन है। डॉर्सल मतलब अपर साइड। और जिस साइड में बेटा सोरस नजर आता है, ठीक है, जिस साइड में आपको सोरस नजर आ रहा है, ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो नीचे वाला पोर्शन, उसको वेंट्रल बोलता हूँ। डॉर्सल एंड वेंट्रल। नाउ मजेदार बात ये है कि हमेशा सोरस वेंट्रल साइड में ही पाए जाते हैं। वेंट्रल साइड में ही पाए जाते हैं। अगर आप किसी भी एक सिंगल सोरस को देखोगे क्लियरली, तो बच्चों आपको सोरस में 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। एक होता है बच्चों प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा जो लीफ से इमर्ज हुआ है नीचे साइड से। उसके बाद उसके ऊपर एक कोटिंग होता है, इसको बोलते हैं बच्चों इंडूशियम। ये जो है इसको मैं कलर कर रहा हूं, दिस इज इंडूशियम। सो दिस इज इंडूशियम। और प्यारे बच्चों, इंडूशियम और प्लेसेंटा से, इंडूशियम जिसे प्रोटेक्ट कर रहा है, प्लेसेंटा से डेवलप होने वाले बेटा स्पोरेंजिया आपको मैं ऑरेंज कलर के है ना यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो वेयर इज द स्पोरेंजिया? दे आर ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द लीफ। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द इंडूशियम, ग्रो ऑन द प्लेसेंटा। क्या क्या वर्ड है देख लो, प्लेसेंटा के ऊपर ग्रो होते हैं, इंडूशियम उसे प्रोटेक्ट करता है, और कौन से साइड में बेटा? वेंट्रल साइड। क्लियर है? अच्छा, व्हाट इज इंडूशियम? इंडूशियम क्या है मैंने लिखा है यहाँ पे, इंडूशियम होता है कोटिंग ऑफ द सोरस, प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ द सोरस। करेक्ट है? पक्का ना? सोरस मतलब बंच ऑफ स्पोरेंजिया जो है वो है सोरस है। बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे अब एक वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार अभी देखो नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि एक्चुअली सोरस कौन से साइड में होते हैं, वेंट्रल या डॉर्सल? आपके सामने आंसर है, नीट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेंट्रल साइड में होते हैं। अच्छा, अब 2 शब्द में समझाऊंगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन वैसा नहीं था, ये ऐसा था, देखो एबैक्सियल और एडैक्सियल ये 2 वर्ड है। एबैक्सियल का मतलब होता है वेंट्रल, लोअर और बिलो। तो मैंने बिलो के लिए बी जो है उसको मैंने मार्क करके, बी फॉर बिलो, बी एब, ए बी एबा, ठीक है, दैट इज व्हाट यू कैन रिमेंबर। बट अगेन सी दिस वन, एडैक्सियल। बेटा एडैक्सियल क्या है? एडैक्सियल, ए डी 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 डॉर्सल, इजी। तो डॉर्सल मतलब अपर पोर्शन, एडैक्सियल मींस अपर पोर्शन। नाउ आई कैन से द स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इज sporangia or sorus are present on abaxial side of a leaf। ये नीट का क्वेश्चन है, क्लियर समझ में आया? यस सर। कौन से साइड में? एबैक्सियल। एबैक्सियल मतलब बिलो। अब ये एबैक्सियल टर्म आपको एक और बार नजर आएगी इन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फिर से पढ़ेंगे तब भी बेटा मैं एबैक्सियल, एडैक्सियल ये वर्ड्स यूज करूंगा व्हेन यू स्टडी ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द लीफ। तो आप याद रखना, एबैक्सियल मींस वेंट्रल साइड और एडैक्सियल मींस डॉर्सल साइड। यस, डी फॉर डॉर्सल, डी फॉर एडैक्सियल, है ना? इट्स सिंपल, इट्स सिंपल। यस, पक्का क्लियर है? बहुत बढ़िया। अभी आते हैं और एक पॉइंट की तरफ। क्या होता है कि एक प्लांट है जिनमें क्या है, ये देखो आप थोड़ा ध्यान देना यहाँ। अभी इसमें है ना इंडूशियम है ही नहीं और ना ही प्लेसेंटा है। लीफ के दोनों साइड के मार्जिन ऐसे इनफोल्ड हो गए कि अंदर बेटा स्पोरेंजिया डेवलप हो गया, देख रहे हो? तो ये इंडूशियम जैसा दिखावा कर रहा है, बट है तो नहीं इंडूशियम, इसलिए इसको फॉल्स इंडूशियम कहते हैं। फॉल्स इंडूशियम का क्या मतलब है? फोल्डिंग ऑफ द लीफ मार्जिन्स विल फॉर्म द इंडूशियम लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर है ना सोराय मतलब स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? सो व्हाट इज द फॉल्स इंडूशियम? अंडरस्टैंड, फॉल्स इंडूशियम क्या है बेटा? फोल्डिंग ऑफ द लीफ मार्जिन, है ना? फंक्शन ऑफ इंडूशियम। यस, वो इंडूशियम जैसा फंक्शन कर रहा है, और यहाँ तो प्लेसेंटा है भी नहीं, इसीलिए इसको हम लोग फॉल्स इंडूशियम कहते हैं। ठीक है सर, ये भी ऐसा फोन में इंडूशियम जो प्लस, बोलो बोलो। हाँ सर, ये वाला भी फोन में ही दिखाई देता है। हाँ, फर्न प्लांट ही है, ठीक है, फर्न में ही है ना? तो बताओ ट्रू इंडूशियम क्या है, कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज ट्रू इंडूशियम? कैन यू एक्सप्लेन? इसको देखो और बताओ ट्रू इंडूशियम क्या हो सकता है? कोटिंग। The inducium which is formed from the placenta,
समझ रहे हो? जो इंडोशियम प्लेसेंटा के एक्सटेंशन से बना है वो क्या होता है? ट्रू इंडोशियम। फॉल्स इंडोशियम क्या है बेटा? फॉल्स इंडोशियम क्या है? By folding of the फोल्डिंग ऑफ द लीफ मार्जिन। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्वेश्चन आया था कि वेयर यू विल फाइंड द फॉल्स इंडोशियम। आंसर इज एडियंटम। क्या एडियंटम नाम मैंने पहले आपको सुनाया था? yes sir. हैं? हाँ सर, वो वॉकिंग Yes, वॉकिंग sir. फर्न, वॉकिंग फर्न, चलने वाला है ना? तो एडियंटम इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द फॉल्स इंडोशियम। ठीक है, पक्का? अच्छा, ये वॉकिंग क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, ये है प्लांट, ये है बेटा प्लांट। अब ये जो प्लांट है बड़ा मजेदार है यार। ये तो अभी क्या है, आपने आज आपने लोकेट किया इसको, यहाँ पे है और यहाँ नहीं है। ठीक है, कुछ देर बाद बेटा ये प्लांट ग्रो हो गया, लेंथ बढ़ गई इसकी। ठीक है, यहाँ है यहाँ नहीं है, आपने देखा। अभी क्या करता है, ये प्लांट इतना लंबा हो जाएगा कि झुक जाएगा, टर्न, और इसका टिप जहाँ पे टच होता है ना, वहां पे उसको रूट्स आना शुरू हो जाते हैं वहीं पे, और बेटा इधर से डिटैच हो जाएगा। डिटैच हो जाएगा तो यहाँ से गायब हो गया, पहले जहाँ था वहां नहीं है, नया आया बेटा, जहाँ पे नहीं था वहां पे आ गया। तो if you see after some interval of time the plant will change its position। ये क्वेश्चन आपके पहले बेटा एक प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है कि वॉकिंग फर्न अपनी जगह पोजीशन कौन से पोर्शन पार्ट की वजह से बदलता है। आंसर इज टिप। जहां उसका टिप टच हो गया जमीन को, वहां वो रूट बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, और वहां से हट जाता है जहां पहले था। ठीक है, तो दैट इज है ना एडियंटम। क्लियर है रे? Yes, sir. सर आपने वो जो चलता है, बीच मतलब में ऐसे लाइन नहीं कि बनाई है, मतलब वो डिवाइड हो जाता है? डिवाइड हो जाएगा, इधर का डिस्ट्रक्ट भी हो जाएगा, ये नया पनपेगा। ठीक है, ये दिखा है ना, इधर इधर वाला गायब हो गया, दिख रहा है? यस सर। ये ए साइड, ये बी साइड, ये ए साइड, ये बी साइड, ये ए साइड, ये बी साइड, ये ए साइड, ये बी साइड। पहले ए पे है, बी में नहीं है, ए पे है, बी में नहीं है, ए पे है, बी पे भी है, दिख रहा है? बाद में बी पे है, ए पे नहीं है ना? okay sir, got it. So this way it will change its position after some इतना 1 महीना लगेगा, ये ऐसा नहीं। बट देखो, यहाँ पे मुद्दा ये है कि ये अपनी पोजीशन क्यों बदलेगा, कौन से पार्ट से बदलेगा। तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे आंसर आता है बेटा, इसके टिप के वजह से ये चेंज करता है। इजी मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो इसका, Yes, sir. देखो यार, जो गैमेटोफाइट होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ही छोटा सा गैमेटोफाइट होता है यार, है ना? तो whenever we talk about the gametophyte we have to understand this। यहाँ पे देखो यार, आप देखोगे तो आपको दिखा दे, सोरस दिखाई दे रहा है सबको, टेरिडोफाइट के सोरस दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? Yes sir, sure. हाँ सर। दिखाई दे सोरस, हाँ, ब्लैक sir. ब्लैक ब्लैक स्पॉट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो है ना, ये जो काले काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये क्या हो सकते हैं? व्हाट आर दे? द कोटिंग्स क्या है? क्या वो काले काले डॉट क्या ऊपर वाले? इंडोशियम। Inducium. हाँ, क्या बात है यार, तुम लोग तो टैलेंटेड हो भाई। तो देखो फर्न प्लांट बहुत सारे आपने देखे भी होंगे। ये देखो, ये हॉर्स टेल है, ठीक है, हॉर्स टेल। तो ये है बेटा बहुत सारे फर्न प्लांट। ये आपको बेटा आपके बुक में दिया गया है सिलाजिनेला का डायग्राम। ये क्या हो सकता है? ये जो जिसको लेबल ही नहीं किया एनसीईआरटी ने, बताओ ये क्या है? ये सिलाजिनेला है। ये क्या है जिसको लेबल ही नहीं किया एनसीईआरटी ने? राइजोफोर, रोजो। ऑर्गन सूजेनेसिस, समझ रहे हैं ना? यस इसको सर। लेबल, हाँ एनसीईआरटी ने ड्रॉ तो कर दिया, दिखाया ना। ये देखो थूजा का प्लांट है ना, और ये देखो ये नेफ्रोलेपिस, तो आपने जरूर देखा होगा मेरे बच्चों। आपने डेफिनेटली नेफ्रोलेपिस नहीं देखा तो होता ही नहीं है यार। कहीं ना कहीं इवन मुंबई में इतनी जगह घूमे होंगे, कहीं होटल्स ये वो, बिल्कुल आपको बेटा बहुत सारे अलग अलग प्लांट, बहुत बढ़िया बढ़िया प्लांट्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत है। देखो, दे आर यूज्ड एज अ मेडिसिनल पर्पस, दे आर यूज्ड एज अ सॉइल बाइंडर। सॉइल बाइंडर्स मतलब वही सॉइल एरोजन को दूर करेगा, ठीक है। और सबसे बढ़िया ऑर्नामेंटल्स, मतलब घरों में, होटल्स में, बगीचों में बेटा ये पेड़ होते ही हैं।
ये बड़े ही ब्राइट कलर के इनके लीव्स होते हैं, बड़े ही अच्छे दिखते हैं, इसीलिए उनको डेफिनेटली बेटा यूज किया जाता है। ठीक है, अलग अलग शेप्स में आते हैं। ठीक है, ये देखो एस्पैरागस फर्न कितना बढ़िया दिखता है, कभी आप इसको ओरिजिनली देखो, बहुत अच्छा दिखता है। सो ऑल दीज प्लांट्स आर देयर। नाउ मैं सिर्फ आपको ये देखो एडाक्सियल साइड पे किस तरह से कोरेंजा अरेंज्ड है, ये फर्न प्लांट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, नाउ दिस इज इक्विजिटम। अगर आप देखो सिलाजिनेला ये इसको, तो ये देखो स्ट्रॉबिलस दिखाई दे रहा है, लीव्स इसके बहुत नजदीक नजदीक है, यहाँ पे बेटा आपको स्ट्रॉबिलस नजर आता है। बट इक्विजिटम में कभी लीफ नहीं होते, सिर्फ ब्रांचेस होती है, लीफ नहीं होते। इक्विजिटम डू नॉट हैव द लीफ, दे हैव ओनली ब्रांचेस। इज इट क्लियर? ठीक है, दोनों में स्ट्रॉबिलस प्रेजेंट है। नाउ जो चीज मैं दिखाना चाहता था वो ये है बच्चों प्रोथैलस। प्रोथैलस हमेशा हार्ट शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, प्रोथैलस जो है बच्चों हार्ट शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। गैमेटोफाइट के जो स्ट्रक्चर से उतने बड़े नहीं होते। तो ये आपके सामने प्रोथैलस है। यहाँ पे ये हार्ट शेप स्ट्रक्चर में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बेटा आर्किगोनिया, और उसके बिल्कुल नीचे बेटा यहाँ पे आपको देखने को मिले एंथ्रेडिया। और एंथ्रेडिया के साथ साथ बेटा आपको मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखने को मिल रहे बहुत सारे राइजोइड। ये ऐसा सिंपल छोटा सा स्ट्रक्चर होता है ऑफ द गैमेटोफाइट और प्रोथैलस of the pteridophytes. I hope it is very clear to you, and that with that we have actually completed the pteridophyte portion. Yes. कोई doubt है पूछ लो. If you have any doubt, you can ask. पक्का बेटा कंफ्यूजन तो नहीं है? Done. All questions I have told you, क्या क्या questions आ सकते हैं वो सारे questions मैंने आपको बता दिए हैं। पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये बताया। तो अब इस चैप्टर में जो मेन बचा हुआ है वो है जिम्नोस्पर्म्स। हम एंजियोस्पर्म्स को ज्यादा ठीक है, उसमें एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो डबल है ना, करने में कोई उतना मजा नहीं। ठीक है, सो डेफिनेटली बेटा आपको एंजियोस्पर्म जो है वो पढ़ना है, बट बहुत ज्यादा डिटेल में, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, उसके बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट डिटेल में है ना। 2 चैप्टर 11th में है, 2 चैप्टर 12th स्टैंडर्ड में है एंजियोस्पर्म्स के, मतलब कंप्लीट बताओ 4 चैप्टर तो एंजियोस्पर्म के लिए है ना डोनेट करके रखे हो ऑलरेडी। ठीक है, सो उनको तो उतने ही डिटेल में हमें पढ़ना है। So that's it all about what the entire this structures। इसके बाद में अगर ये देखो ये लाइकोपोडियम का कोन दिखा है होमोस्पोरस, और सिलाजिनेला का कोन दिखाई दे रहा है हेटेरोस्पोरस। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे है ना, एक ही कोन में दोनों प्रकार के बेटा आपको स्पोर्स नजर आएंगे। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको बड़े वाले स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इफ यू कैन सी। ठीक है, अरे क्यों नहीं मार्कर काम कर रहा है? ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे बड़े वाले स्पोर और छोटे वाले स्पोर के स्पोरेंजिया आपको देखने को मिलते हैं। एकदम नीचे साइड देखोगे स्पोरेंजियम के तो आपको छोटे छोटे स्पोर्स दिखने को मिल रहे हैं, और ऊपर के साइड में देखो तो बड़े बड़े स्पोर्स वाले दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोस्पोरस कंडीशन। सी, यहाँ पे स्टेटमेंट भी आपको दिखाई देगा एनसीईआरटी का। Within female gametophyte, zygotes develop into young embryos. This event is a precursor to the seed habit, and it is considered as an important step in evolution. Okay? So, see, this is very very simple. You have to understand, है ना? समझ रहे हो? ये सब कुछ बेटा आपको दिख रहा है ना? The female gametophytes are retained on the parent sporophyte for variable period. ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है जो exactly है ना आपके एनसीईआरटी में है, उसे पढ़ोगे, अंडरलाइन करोगे, आपको दिखेगा। This is the life cycle of the fern, है ना, and all the things of this are clear and visible, clear and visible. Okay, तो बच्चों मैं जिम्नोस्पर्म का एक साधा पॉइंट यहाँ पे बोलूं, और वो है कि all gymnosperms are हेटेरोस्पोरस। क्या ये आपको पॉइंट समझ में आता है? ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, ये है
सैलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, अलग अलग प्रकार के प्लांट है। एडियंटम देख सकते हो आप लोग, एडियंटम की तरफ नजर घुमाओ, वो कैसे झुक रहा है देखो, उसका देखो लिफ्ट टिप टर्न हो रहा है नीचे, दिख रहा है एडियंटम? कैन यू सी द इमेज? आपने Yes, ऐसे sir. असली में देखा है कभी? क्या बेटा? सर आपने ऐसा प्लांट कभी असली में देखा है? नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। सारे प्लांट देखने का मौका नहीं मिलता बेटा, ना सारे एनिमल देखने का मौका मिलता है, ठीक है? मैंने तो नहीं देखा, जस्ट आई हैवंट सीन इट। सर ये तो जंगलों में रहते होंगे ऐसे, कॉमन ऐसा किधर है? कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। बॉटेनिकल गार्डन्स वगैरह में आप विजिट करोगे तो मैंने ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, नेफ्रोलेपिस, ठीक है, ये सब देखे हुए हैं, ठीक है। जो एस्पेरागस फर्न है उनको देखा है मैंने, है ना। इवन सिलाजिनेला को देखा है, मतलब इवन मैं अपने घर में लेके आ गया था सिलाजिनेला को उठा करके, ठीक है, मतलब उसको सूख गया था वो। पैसा बेचते हैं डायरेक्टली मार्केट में, आप जाओगे नॉर्थ इंडिया में, हिमालयन रेंजेस पे जाओगे उधर ऐसे पड़े रहते दुकान, अभी आजकल तो बंद कर दिए, बट पहले तो बस वो बेचते थे लोगों को, ये लो पानी में डालेगा आपके सामने वो खुलता है, तो ये जादू इस तरह से वो हम लोग जानते थे ये क्या चीज है, ठीक है। तो वो अलग नाम से बेचते हो, ऐसा नहीं बताते कि ये है, देखो ये जादू वाला पेड़ है, ऐसा होगा, पानी डालो ऐसा होगा। So like that, you have to understand. पक्का? So anyway, so this is all about what, ये देखो धीरे धीरे आप देखोगे, ये है बड़े बड़े ट्री बेटा, जिम्नोस्पर्म्स, बहुत बड़े होते हैं ट्रीज, है ना। ये पाइनस है, पाइनस आपने देखा होगा। क्रिसमस ट्रीज आपने देखी होंगी, डेफिनेटली क्रिसमस ट्री if you have seen, ठीक है। So all these are what the gymnosperms. So we'll next learn these all in our next lecture, है ना, लेसन, ठीक है। सो मैं ये कहूंगा कि आप पहले ही थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म पढ़ के आ जाओ, तो हमारा शायद संडे को भी लेक्चर है क्या आपका? तो संडे को पीटीएम हम लोग का। संडे को लेक्चर है कि पीटीएम है? पीटीएम है, हाँ सर। अच्छा, मतलब यूनिट टेस्ट हो गई आपकी, एक मेजर टेस्ट हो गई। तो ठीक है, तो मेरे साथ होगी फिर पीटीएम, तो देख लेंगे सबको एक एक को, अच्छा अच्छा बोलेंगे सबके बारे में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब बात करते हैं, आप अपने डाउट्स तैयार रखना, सर ये है ऐसा है, विल टॉक अबाउट दैट इन योर पीटीएम इफ द पीटीएम इज देयर, श्योर। अच्छी बात है, हाँ बोलो बेटा, बोलो। सर आज जैसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर किया है, तो आप नोट्स भेजोगे ना, वो आप वाइट पेज में जो हमने पढ़ा रहे थे? नहीं 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 भेजूंगा, हाँ वही रहती है।